स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। कूल आगे के चैप्टर्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना। और हाँ, अगली कौन सी नॉवेल समझनी है कमेंट में बताओ फटाफट। वे तीनों वाहन से बाहर निकले और उनकी निगाहें सड़क पर पड़े उस जीव पर टिकी हुई थीं। दूर से देखने पर यह 5 या 6 मंजिला ऊंचा सूखा पेड़ प्रतीत होता था, लेकिन करीब से देखने पर यह स्पष्ट हो गया कि यह बिल्कुल भी सूखा पेड़ नहीं था। यह मांस और रक्त का पेड़ था जो विकृत मानव शरीरों से बना था। इसकी टेढ़ी मेढ़ी जड़ें और शाखाएं पूरे चौराहे को घेरे हुए थीं और इसकी ऊपरी शाखाएं पहले ही आसपास की इमारतों में फैल चुकी थीं जो एक अज्ञात दूरी तक पहुंच रही थीं। लिनफी और अन्य लोगों ने पेड़ पर मौजूद असंख्य सिरों को अपनी आंखें खोलते हुए भी देखा, जो मानो तीनों बिन बुलाए मेहमानों को देख रहे थे। हुआंग रुई और रुवान कियू के रोंगटे खड़े हो गए, उनकी मानसिक स्थिति एकदम बिगड़ गई। उन्होंने कभी ऐसी बेतुकी बात की कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ तक कि किताबों की शौकीन लिनफी भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। ये बात तो सरासर हद से ज़्यादा चौंकाने वाली थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं है। लगता है कि उन सबको इस चीज़ ने खा लिया है, लिनफी ने हैरानी से कहा। हुआंग रुई ने लिनफी की ओर झुकते हुए उसकी आस्तीन खींचते हुए घबरा कर कहा, लिनफी, हम इसके चारों ओर से क्यों नहीं जाते? ये चीज़ बहुत डरावनी लग रही है। वह भी अभी ज़ॉम्बी के अस्तित्व को स्वीकार कर ही रही थी कि इस पेड़ के अचानक प्रकट होने से उसका विश्व दृष्टिकोण एक बार फिर चकनाचूर हो गया। देखो, इस पेड़ की सबसे बड़ी शाखा पर एक फल है। रुवान कियू ने अचानक लाश के पेड़ के ऊपरी हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा। लिनफी ने भी इसे देखा था, इसीलिए वह तुरंत वहां से नहीं गया था। उसने फल को ध्यान से देखा और अचानक उसके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज़ सुनाई दी। मानव बंधनों को तोड़ने में सक्षम ब्रेकिंग रियल भ्रूण का पता चला है। लिनफी की आंखों में एक तीखी चमक कौंधी। ब्रेकिंग रियल मेम्ब्रियो, यह कोई साधारण वस्तु नहीं लग रही थी। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, लिनफी को स्पष्ट रूप से एक बंधन का एहसास हुआ। उसके जीन के सबसे गहरे हिस्से से एक कराह उठी। ऐसा लग रहा था मानो किसी तरह की बेड़ियों ने उसे जकड़ रखा हो और उन्हें तोड़ने के लिए शायद उसे किसी विशेष साधन की आवश्यकता होगी। उसे निश्चित रूप से इस ब्रेकिंग रियल मेम्ब्रियो को हासिल करना था। अपनी कलाई को झटकते ही 4 बैरल वाली डेजर्ट ईगल उसके हाथ में प्रकट हो गई। तुम दोनों पीछे हट जाओ, मैं पहले इस चीज़ से स्थिति का जायजा ले लूंगा। इसके साथ ही लिनफी ने गुलाबी रैप्टर को अपने स्थानिक भंडारण में रख लिया और दोनों महिलाएं भी निर्देशानुसार काफ़ी दूरी तक पीछे हट गईं और लिनफी पर नज़र रखने के लिए दूर छिप गईं। लाशों के पेड़ पर मौजूद अनगिनत सिर सब घूम गए, जिससे लिनफी को ऐसा महसूस हुआ मानो 10,000 भूत उसे घूर रहे हों। उसे महसूस हुआ कि एक शक्तिशाली मानसिक शक्ति उस पर हावी हो रही है जो उसे आत्मसात करने की कोशिश कर रही है। अगर उसका मनोबल 2 बार मजबूत न हुआ होता तो शायद वह भी इसका शिकार हो जाता। उसने अपने मन को स्थिर किया और अपने हाथ में डेजर्ट ईगल राइफल उठाई। उपकार का बदला न चुकाना असभ्यता है, मेरी ताकत का स्वाद चखो। बैंग 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 बैंग। लिनफी के हाथ में मौजूद डेजर्ट ईगल बेतहाशा दहाड़ रही थी, लगातार आग उगल रही थी और 50 मीटर की दूरी से गोलियों की घनी बौछार लाश के पेड़ पर बरस रही थी। इतने बड़े लक्ष्य को वह आंखें बंद करके भी भेद सकता था। डेजर्ट ईगल की भयावह शक्ति ने पल भर में लाश के पेड़ को चकनाचूर कर दिया, जिससे अनगिनत सिर और कटे हुए अंग नीचे गिर पड़े और जमीन पर जमे हुए काले खून की एक और परत जुड़ गई। फुफकार, गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। लाश के पेड़ के भीतर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, मानो वह सचमुच एक पेड़ की तरह विलाप कर रहा हो। लेकिन लिनफी अचानक सतर्क हो गया। उसने अपना पैर पटका, जिससे वह हवा में उछल गया और पास ही खड़ी एक बस पर जा गिरा। टकराना। जिस जगह वह अभी खड़ा था वहां जमीन में छेद हो गया और एक दुर्गंधयुक्त जड़ बाहर निकली हुई थी। अगर वह समय रहते नहीं बचता तो शायद वह उसमें धंस जाता। बैंग बैंग बैंग। जड़ के कांटे रुक नहीं रहे थे, बल्कि वे लगातार लिनफी का पीछा करते रहे। रास्ते में मौजूद कारें और चट्टानें उन्हें जरा भी रोक नहीं पाईं और उनकी भयावह विनाशकारी शक्ति ने लिनफी को थोड़ा चिंतित कर दिया। उसे बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और जब वह लगभग 100 मीटर पीछे हट गया तो अंततः जड़ों ने सिकुड़ने के संकेत दिखाए। ऐसा लगता है कि इस आदमी की हमले की सीमा लगभग 100 मीटर है, लिनफी ने सोचा। क्या वह डेजर्ट ईगल की अति लंबी प्रभावी मारक क्षमता का उपयोग करके उसे मार सकता है? हालांकि इससे यहाँ काफ़ी समय बर्बाद होगा। आखिरकार भले ही उसने अभी 1 मिनट तक अंधाधुंध गोलीबारी की हो, लेकिन इससे हुआ नुकसान बहुत सीमित था। शायद लाश के पेड़ पर बस एक खरोंच ही आई हो और उसने जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं की। किसी को नहीं पता था कि इस चीज़ में कोई और विशेष क्षमताएं हैं या नहीं। अगर वह नाले में गिर जाता तो वह मूर्ख ही होता। फिलहाल उनका गंतव्य वांगचुआन विश्वविद्यालय था। अगर उन्हें यहाँ रोक दिया जाता तो हुआंग रुई शायद बेहद चिंतित हो जाती। हालांकि उसे उससे केवल पुरस्कार ही मिलते थे, फिर भी वह उसे निराश नहीं करना चाहता था। अन्यथा अगर उसने बाद में कुछ करने की कोशिश की तो क्या होगा अगर वह उसकी बंदूक जब्त कर ले?
लिनफी ने कुछ देर सोचा और पहले वांगचुआन विश्वविद्यालय जाने का फैसला किया। ये शव वृक्ष यहाँ अजेय अवस्था में था। इस समय मानवीय शक्ति से इसे नष्ट करना असंभव था जब तक कि मिसाइल स्तर का विनाशकारी हमला न किया जाए। लेकिन अब उन चीज़ों का होना असंभव था, इसलिए वांगचुआन विश्वविद्यालय में हुआंग जेनजेन को ढूंढने के बाद इस मामले को धीरे धीरे निपटाना ठीक रहेगा। लिनफी मुड़ी और चली गई, फिर उन दोनों महिलाओं के पास आ गई। चलो चलते हैं, हम घूम कर जाएंगे। इस समस्या का समाधान थोड़े समय में नहीं हो सकता, हम बाद में इसके लिए वापस आएंगे। ये सुनकर हुआंग रुई बेहद खुश हो गई। उसने वाकई में उसे गलत नहीं समझा था, और यहाँ तक कि रुवान कियू की लिनफी के बारे में राय भी कुछ हद तक बदल गई। लिनफी ने गुलाबी रैप्टर को छोड़ दिया और जैसे ही वह कार में बैठने वाला था, अचानक उसके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज़ सुनाई दी। ध्यान दें, सिस्टम की पहचान सीमा के भीतर 93 या उससे अधिक अंकों की व्यापक रेटिंग वाली एक सुंदरी दिखाई दी है। लक्ष्य शेन शियिंग। काम यही है। सिस्टम ने अभी अभी उस महिला का पता नहीं लगाया था, जिसका मतलब था कि वह पहले आसपास नहीं थी। शायद लाश के पेड़ से हुई उसकी लड़ाई के शोर ने उसे आकर्षित किया हो। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी आसपास के इलाके में कोई नजर नहीं आया। ऐसा लगता है कि वह छिप रही है। वह एक सतर्क महिला है। अगर यह महिला भाग्यशाली नहीं थी तो उसमें प्रलय के प्रति असाधारण रूप से मजबूत अनुकूलन क्षमता थी। सामान्य तौर पर ऐसी महिलाओं को जीतना अधिक कठिन होता था, और हुआंग रुई और रुवान कियू पर उसने जो तरीके अपनाए थे वे शायद काम नहीं करते। अचानक लिनफी ने बगल में स्थित वानिमार्ट शॉपिंग मॉल की इमारत की ओर देखा। तीसरी मंजिल की खिड़की के पीछे एक निगाह ने उसका ध्यान खींचा। आपको पाया। लिनफी के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। लगभग 100 मीटर की दूरी और एक धुंधली खिड़की के बावजूद वह वहां खड़ी महिला को देख सकता था। सबसे आकर्षक थीं उनकी सीधी, लंबी, गोल और सुडौल टांगें जो डेनिम हॉट पैंट के नीचे थीं और जिन पर खून के कुछ धब्बे थे जो उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। उसके ऊपर एक पतली कमर थी जिसे एक हाथ से पकड़ा जा सकता था, और उसने अपने ऊपरी शरीर पर एक सफ़ेद कमीज पहनी हुई थी जिसका किनारा उसके पेट के निचले हिस्से पर बंधा हुआ था, जिससे उसकी त्वचा का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। कमीज के नीचे उभरे हुए बाल थे और लिनफी के मन में एक मुहावरा कौंधा, पतली शाखाओं पर भरपूर फल लगते हैं। हालांकि महिला ने अपने चेहरे पर मास्क और सिर पर बेसबॉल कैप पहन रखी थी, इसलिए उसकी शक्ल साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन लिनफी का मानना था कि सिस्टम द्वारा 93 अंक प्राप्त करने वाली सुंदरता किसी भी तरह से बुरी नहीं होगी। महिला को शायद पता चल गया था कि लिनफी ने उसे देख लिया है। वह नीचे झुक गई और झट से एक तरफ छिप गई। क्या हुआ, लिनफी? हुआंग रुई ने कार से अपना सिर बाहर निकालकर पूछा। लिनफी मुस्कुराया, सिर हिलाया और कार में बैठ गया। कुछ नहीं, बस एक दिलचस्प व्यक्ति को देखा। चलिए वांगचुआन विश्वविद्यालय चलते हैं। गुलाबी रंग का शिकारी पक्षी धनुष से निकले तीर की तरह दहाड़ा, सड़क पर मौजूद वाहनों को कुचलते हुए आगे बढ़ा और बाकी सभी को पीछे छोड़ गया। वानिमार्ट शॉपिंग मॉल के अंदर शेन शियिंग ने अपना सिर बाहर निकालकर गुलाबी रैप्टर को जाते हुए देखा। उसने हैरानी से सोचा, उस आदमी की समझ तो कमाल की है। उसने मुझे अभी अभी जरूर देखा होगा। वो दो इतनी खूबसूरत महिलाओं के साथ है, वो पक्का किसी काम का नहीं है। प्रलय शुरू हुए अभी केवल 2 ही दिन हुए थे और शेन शियिंग ने मानव स्वभाव की कुरूपता देख ली थी। वह कोई दयालु आत्मा नहीं थी। पिछली रात उसने स्वयं 2 घृणित पुरुषों से निपटा था। लिनफी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि किसी और ने उसे पहले ही एक विकृत पेटू के रूप में बदनाम कर दिया था। गुलाबी रैप्टर एक भयंकर बाघ की तरह ज़ोंबी की भीड़ के बीच से दौड़ता हुआ निकला, कैंपस के गेट को तोड़ते हुए वांगचुआन विश्वविद्यालय में घुस गया। हुआंग रुई ने हैरानी से कहा, ये स्कूल में कोई ज़ॉम्बी क्यों नहीं है? हाँ, जैसा उसने कहा था, स्कूल में एक भी ज़ॉम्बी नज़र नहीं आ रहा था और रैप्टर के इंजन की गर्जना का भी कोई असर नहीं हुआ। लिनफी ने समय देखा, लगभग दोपहर हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि विला से यहाँ तक पहुँचने में उन्हें 3 से 4 घंटे लगे थे। इस यात्रा में लगभग 1 घंटे का समय लगना चाहिए था, लेकिन कुछ सड़कें दुर्गम होने के कारण उन्हें वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ा। पीछे मुड़कर देखने पर पता चला कि कैंपस के बाहर अभी भी कई ज़ॉम्बी जमा थे। वे अपनी जवानी के चरम पर लग रहे थे, संभवतः इसी स्कूल के छात्र थे। हालांकि उनकी रक्तपिपासु प्रकृति के बावजूद उन्होंने परिसर के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं की, मानो कोई चीज़ उन्हें डरा रही हो। रुवान कियू भी हैरान थी, क्या हो रहा है? वे अंदर आने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं? लिनफी ने अनुमान लगाया, क्या आपने गौर किया है कि यहाँ की स्थिति कुछ हद तक उस लाश के पेड़ के पास हमने जो स्थिति देखी थी उससे मिलती जुलती है? हुआंग रुई तुरंत ही इसका मतलब समझ गई। क्या आप कह रहे हैं कि स्कूल में एक लाशों का पेड़ भी है? लिनफी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये लाश का पेड़ नहीं है, बल्कि कुछ और है। हालांकि यह निश्चित रूप से लाश के पेड़ को टक्कर दे सकता है। ऐसा लगता है कि हमारा सामना एक कठिन प्रतिद्वंद्वी से हुआ है।
इतना कहकर उसने हुआंग रुई की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम भी जानती हो कि अगर वाकई में लाश के पेड़ के बराबर कोई चीज़ है और मैं उससे निपट नहीं सकता तो मेरे पास तुम्हारी बेटी को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। लिनफी ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि उनके सिस्टम की पहचान सीमा में कोई अलग नहीं दिखा। स्पष्ट रूप से स्कूल में मौजूद ज़ॉम्बीज़ को भगाए जाने से यह संकेत मिलता है कि राक्षस की शक्ति भयावह थी और वह इसे साझा करना पसंद नहीं करता था। वह अंदर मौजूद सभी जीवित लोगों को अपना एकमात्र शिकार मानता था, जिसका आनंद केवल वही ले सकता था। हुआंग रुई का दिल बैठ गया। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अगर सचमुच ऐसा कोई राक्षस होता तो झेन झेन यहाँ कैसे जीवित रह पाती। लेकिन अपनी बेटी को ढूंढने की उम्मीद छोड़ना उसके लिए नामुमकिन था। अगर लिनफी सचमुच हार मान लेता तो शायद उसे उससे अलग होना पड़ता। आखिरकार झेन झेन उसकी इकलौती बेटी थी, वही उसकी जिंदगी थी। लिनफी, मैं झेन झेन को नहीं छोड़ूंगी। अगर सच में ऐसा कोई राक्षस है तो आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगी। हुआंग रुई ने दृढ़ता से कहा, जिससे एक माँ का साहस झलक रहा था। लिनफी ने ड्राइवर की सीट से अपना सिर घुमाया और उसे घूरते हुए तीखी निगाहों से देखा। अगर मैं हार मान लूं तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका होगा? क्या तुम सच में खुद को बहुत बड़ा समझते हो? तुम्हारी जान मैंने बचाई है, तुमने मेरा खाना खाया है और पिछले कुछ दिनों से मेरे घर में रुके हो और मैंने तुम्हें अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना भी सिखाया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर इन सब का बदला चुकाने के लिए काफ़ी है? और तुम अब भी मेरे साथ नाटक कर रहे हो? मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, जिस क्षण मैंने तुम्हारी जान बचाई उसी क्षण से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रही। मेरा साथ छोड़ना चाहते हो? ठीक है, बराबर कीमत चुकाओ या मेरे कुछ मूंगफली ले लो, अगर नहीं मरे तो दफा हो जाओ। उनकी निर्मम फटकार ने दोनों महिलाओं को चौंका दिया। उन्हें लिनफी की इतनी तीखी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा वह एक अकाट्य सत्य था। उन दोनों के पास जो कुछ भी था वह लिनफी द्वारा दिया गया था और बदले में उसे चुकाने के लिए समान मूल्य की कोई चीज़ नहीं थी। दूसरे शब्दों में कहें तो केवल दो ही विकल्प थे, रुकना या मर जाना। हुआंग रुई ठंड से कांपते हुए सीट पर पीछे की ओर लुढ़क गई। उसके चेहरे से आंसुओं की दो धारें बह निकलीं, जिससे वह खूबसूरत पत्नी और भी दयनीय लगने लगी। रुवान कियू भी हैरान रह गई। ये लिनफी बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी, उससे बिल्कुल अलग जिसे वह पहले जानती थी। वह निर्दयी, निर्णायक और निर्दयी था। भले ही उसने और हुआंग रुई ने पिछले कुछ दिनों में उसके साथ अंतरंग रातें बिताई थीं, फिर भी वह बिना किसी झिझक के उन्हें मार सकता था। लिनफी के प्रति उसका डर कुछ हद तक बढ़ गया। हुआंग रुई धीरे धीरे सिसक रही थी, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रही थी, बस अच्छे भाग्य की उम्मीद लगाए बैठी थी और प्रार्थना कर रही थी कि हुआंग झेन अभी भी सुरक्षित हो। ये देखकर कि उसकी फटकार का असर हो गया है, लिनफी ने और कुछ नहीं कहा, एक्सीलरेटर पर पैर रखा और कार कैंपस की सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगी। कुछ ही देर में उनकी नज़रों में एक उल्टे कटोरे के आकार की इमारत दिखाई दी। ये वांगचुआन विश्वविद्यालय का व्यायामशाला था। जैसे ही तीनों कार से बाहर निकले, हुआंग रुई का दिल अचानक ठंडा पड़ गया। उन्होंने देखा कि व्यायामशाला का धातु का मुख्य दरवाजा, जो मजबूती से बंद होना चाहिए था, किसी जबरदस्त बल के कारण टूट गया था। हुआंग रुई अंदर दौड़ी और दौड़ते हुए हुआंग झेन का नाम पुकारा। लिनफी और रुवान कियू भी अंदर आ गए। उसने फ्राउनिंग किया। वह पहले भी कई बार स्कूल के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए इसी व्यायामशाला में आ चुका था और हमेशा इसी व्यायामशाला में आता था। लेकिन अब व्यायामशाला के अंदर भयानक विनाश के निशान बिखरे हुए थे। मुड़े हुए स्टील के खंभे, टूटी हुई फर्श, क्षतिग्रस्त सीटें और एक विकृत बास्केटबॉल घेरा जो दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया था। सभी संकेतों से यही पता चलता था कि अतीत में इसे किसी प्रकार की भीषण तबाही का सामना करना पड़ा था। खून की गंध उन तक पहुंच गई। हुआंग रुई बास्केटबॉल कोर्ट के किनारे खड़ी थी, टूटे हुए लकड़ी के फर्श पर बिखरे खून के धब्बों और मांस और खून के अवशेषों को खाली निगाहों से घूर रही थी। उसे यह नहीं पता था कि इसका कोई हिस्सा हुआंग झेन का है या नहीं। यह अनिश्चितता उसे लगातार परेशान करती रहती थी। रुवान कियू कुछ कदम आगे बढ़ी और बगल से उसे सहारा दिया। लिनफी अंदर के दृश्य पर विचार करने लगी। अगर वह गलत नहीं था तो अज्ञात राक्षस की उत्पत्ति इसी व्यायामशाला से हुई होगी, क्योंकि बाहर का मुख्य दरवाजा अंदर से टूटा हुआ था और घुसपैठ का कोई निशान नहीं था। इस स्थिति को देखते हुए यदि हुआंग झेन पहले यहाँ आई होती तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह राक्षस के जबड़ों में समाकर मर चुकी होती। गर्जन। जैसे ही तीनों अपने विचारों में खोए हुए थे, तभी दूर से एक राक्षस की दहाड़ सुनाई दी और व्यायामशाला की बत्तियां एक पल के लिए झिलमिला उठीं, मानो किसी व्यवधान से प्रभावित हुई हों। लिनफी आवाज़ की दिशा में तेजी से बाहर भागी। वह दिशा कैफेटेरिया की ओर होनी चाहिए। क्या राक्षस कैफेटेरिया में ही था? ये बिल्कुल संभव था। आखिरकार प्रलय के समय एक बार स्कूल में संकट उत्पन्न हो जाए तो कैंटीन में मिलने वाला भोजन निश्चित रूप से अत्यधिक विवादित वस्तु बन जाएगा। राक्षस द्वारा ज़ोंबी को भगाए जाने के बाद ये स्पष्ट था कि कैफेटेरिया में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कौन जान सकता था कि यह उस राक्षस द्वारा बिछाया गया जाल नहीं था।
लिनफी ने आगे अटकलें लगाने की हिम्मत नहीं की। अगर उस राक्षस में इतनी बुद्धि होती तो वह निश्चित रूप से बचे हुए लोगों के लिए एक बुरा सपना होता। लिनफी को जाकर देखना ही था कि वह चीज़ क्या है। भले ही अभी वह सिर्फ वांगचुआन विश्वविद्यालय में ही है, लेकिन अगर उसे बढ़ने दिया गया तो वह वांगचुआन पर हावी भी हो सकती है। अपनी सुरक्षा और भविष्य के विकास के लिए उसे इसे स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक था। यदि वह इसे मार सकता तो वह मार डालता। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता था तो कम से कम उसे इसकी वास्तविक प्रकृति का पता लगाना जरूरी था। सर्वनाश के आगमन के साथ जीवित बचे लोग अपनी क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं और ज़ोंबी के बीच विभिन्न प्रजातियां प्रकट हो सकती हैं। यह एक संतुलन था, या यूं कहें कि प्राकृतिक चयन का एक संबंध था। लिनफी को सावधानीपूर्वक कदम दर कदम आगे बढ़ना था। अपने पीछे खड़ी हुआंग रुई और रुवान कियू को नज़रअंदाज करते हुए वह तेजी से आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़ा। जैसे ही लिनफी कैफेटेरिया के पास पहुंचा, अचानक उसके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज़ सुनाई दी। ध्यान दें, सिस्टम की पहचान सीमा के भीतर 92 या उससे अधिक अंकों की व्यापक रेटिंग वाली एक सुंदरी दिखाई दी है। लक्ष्य हुआंग जेनजेन। हुआंग जेनजेन। लिनफी थोड़ा हैरान हुआ। ऐसा लग रहा था कि हुआंग जेनजेन व्यायामशाला से भाग निकली थी और अभी भी जीवित थी, जो काफ़ी सौभाग्य की बात थी। फिर उसका चेहरा अजीब हो गया। ये व्यवस्था उससे माँ और बेटी दोनों पर विजय प्राप्त करने की उम्मीद कर रही थी, कितना अनुचित। लेकिन उसे यह अच्छा लगा। धड़ाम। उससे कुछ ही दूरी पर स्थित कैफेटेरिया भवन के अंदर से आती हुई वह तेज आवाज़ धीरे धीरे और स्पष्ट होती गई। दूसरी मंजिल पर फर्श से छत तक टूटे हुए कांच के माध्यम से एक हटे कट्टे व्यक्ति को अंदर मेज, कुर्सियां और बेंचें उलते हुए देखा जा सकता था, जबकि उस व्यक्ति के सामने एक फुर्तीला व्यक्ति चमकदार नीली बिजली की चिंगारी उत्सर्जित करते हुए लगातार हमलों से बच रहा था और कभी कभी पीछे की ओर हमला करने के लिए बिजली के सांप छोड़ रहा था। बिजली के झटके से निकली सांप जैसी आकृतियां मेजों और कुर्सियों से टकराईं और उन्हें सीधे दो हिस्सों में फाड़ दिया। उनकी शक्ति भयावह थी। लिनफी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए कहा, विद्युत क्षमता। अगर मैं इस व्यक्ति को अपने साथ रखूं तो मेरी बिजली कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, है ना? उसने लगभग 2 आदमियों की ऊंचाई वाले उस विशालकाय राक्षस को देखा। ये वही राक्षस रहा होगा जिसने अपनी असीम शक्ति से अन्य ज़ोंबी को भगा दिया था। और जिस महिला का वह पीछा कर रहा था, उसे देखकर यकीनन वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी थकी हुई होने के बावजूद उसकी मोहक अदाएं अब भी लाजवाब थीं। लिनफी को उसके चेहरे पर हुआंग रुई की झलक दिखाई दी। ये संभवतः हुआंग जेनजेन थी। धप धप धप। उसके पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी और हुआंग रुई और रुवान कियू लिनफी का पीछा करने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने स्पष्ट रूप से दोनों आकृतियों को भीषण युद्ध में उलझा हुआ देखा तो हुआंग रुई ने कहा, जेन। फिर वह मदद के लिए दौड़ने को तैयार होकर एक कदम आगे बढ़ी। लेकिन लिनफी ने उसे पीछे खींचते हुए कहा, शांत हो जाओ। अभी भी उसका पलड़ा भारी है। तुम्हारे आने से उसकी लय बिगड़ सकती है और वह जानलेवा खतरे में पड़ सकती है। हुआंग रुई चौंक गई और कुछ दबी हुई आशंका के साथ बोली, तो अब हम क्या करें? हम जेन को अकेले उस राक्षस का सामना करते हुए यूं ही नहीं देख सकते। लिनफी ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, वह नहीं मरेगी। क्या तुमने गौर नहीं किया कि वह अपनी क्षमता का इस्तेमाल करने में तुम दोनों से कहीं ज़्यादा कुशल है? वह जन्मजात योद्धा है, और चूंकि मैंने तुमसे वादा किया था, अगर वह जीवित है तो मैं उसे बचा लूंगा। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। लिनफी के आश्वासन के बावजूद हुआंग रुई अभी भी भयभीत थी, क्योंकि उस राक्षस द्वारा मचाया गया कोलाहल वास्तव में भयावह था। अरे तुम लोग उधर मत जाओ, अंदर एक बहुत ही भयानक राक्षस है। छोटी सी दुकान की दीवार के कोने में खड़ी कोई लड़की लिनफी और उन दोनों महिलाओं को हाथ हिला रही थी। वह एक झायों वाली लड़की थी। हुआंग रुई ने अचानक कहा, ये जेन की कॉलेज की रूममेट जैसी दिखती है। मैंने उसे तब देखा था जब उसने मुझे वीडियो कॉल किया था। उसका नाम शुआंग लगता है, लेकिन मैं उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती। वह बहुत दिखावा करती है। हुआंग रुई द्वारा नापसंद शब्द का प्रयोग करना यह दर्शाता है कि यह लड़की वास्तव में बहुत अच्छी नहीं थी। लिनफी ने शुआंग पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह लिनफी को बेहद घृणा की नज़रों से देख रही थी। तुम लोग जल्दी इधर आओ। उन कुत्ते जैसे आदमियों के साथ मत रहो, वे सब दरिंदे हैं। इस तरह के खुलेआम अपमान ने लिनफी की आंखों में एक खतरनाक चमक पैदा कर दी। उसके हाथ में एक डेजर्ट ईगल राइफल प्रकट हुई, जिसका काला मुंह सीधे शुआंग की ओर था, मानो वह अगले ही पल उसे गोली मारकर जान से मार देगा। लेकिन शुआंग डरी हुई नहीं लग रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम खिलौने वाली बंदूक से लोगों को डरा सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लड़कियों को आसानी से बहकाया जा सकता है? टकराना। गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। पलक झपकते ही उसके बगल वाली दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। मलबा उछलकर उसके चेहरे पर लगा और उसे असहनीय दर्द हुआ। इस अचानक दृश्य ने शुआंग को बुरी तरह डरा दिया। डर से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने लिनफी की ओर देखा।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी के हाथ में जो चीज़ थी, जो देखने में खिलौने जैसी बंदूक लग रही थी, वह असल में एक असली बंदूक कैसे हो सकती है। एक चीख के बाद उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी और कुछ कदम दौड़ी, लिन फी ऊपर से नीचे उतर आए और उसका रास्ता रोक दिया। दूसरी ओर रुवान कियू और हुआंग रुआई भी आगे बढ़े और एक घेराबंदी जैसी स्थिति बना ली। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। मेरी बहन के पास महाशक्तियाँ हैं। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो उस राक्षस का खात्मा करने के बाद वह तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। शुआंग शुआंग दीवार से टेक लगाकर दबी आवाज में कठोर शब्द बोल रही थी। लिनफी ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर तुम अपनी बहन की मदद करने के बजाय यहाँ अकेले क्यों छिपे हो? मुझे लगता है ये दोस्ती दिखावटी है। शुआंग शुआंग का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुम बकवास कर रहे हो। झेन झेन और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। उसने कहा था कि वह मेरी रक्षा करेगी। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। मेरे पास उस राक्षस से लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। उसके पास महाशक्तियाँ हैं, इसलिए जाहिर है कि उसे ही उससे निपटना चाहिए। लिनफी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर वह भी उस राक्षस को हरा नहीं पाए तो क्या होगा? शुआंग शुआंग स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसने सहज भाव से कहा, तो कम से कम उसने मुझे जीने का मौका तो दिया। क्या बहनें एक दूसरे के लिए इसी तरह बलिदान नहीं करतीं? अब तो मैं उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। लिनफी हल्की सी हंसी। ये लड़की सचमुच एक अनमोल रत्न थी। दूसरों को मरने दो, मुझे नहीं, का जीता जागता उदाहरण, दूसरों के प्रयासों को हल्के में लेने वाली और यहाँ तक कि दूसरों के जीवन की भी अवहेलना करने वाली। दूसरी ओर हुआंग रुई पहले से ही गुस्से से आग बबूला थी। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। वह आगे बढ़ी और शुआंग शुआंग के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम छोटी कमीनी, तुम्हारा दिल सचमुच एक नागिन जैसा है। अचानक पड़े थप्पड़ और डांट से शुआंग शुआंग का गुस्सा भड़क उठा। उसने हुआंग रुई की ओर इशारा करते हुए गाली दी, तू कौन होती है, वेश्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मानो या न मानो, मैं बाद में अपनी बहन से तुझे बिजली का झटका दिलवा दूंगी। हुआंग रुई लगातार व्यंग्य करती रही और क्रोधित होकर बोली, अच्छी बहन है ना? मुझे बिजली का झटका देना चाहती हो, है ना? छोटी कुतिया, तुम तो साजिश रचने में माहिर हो। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? शुआंग शुआंग ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अगर स्वर्ग का राजा भी आ जाए तो भी उसे मुझे मारने का कोई अधिकार नहीं होगा। लिनफी की धीमी आवाज सुनाई दी, उसे एक साधारण जीवन जीने दो। वह बाद में काम आएगी। हुआंग रुई मुस्कुराई, सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसके हाथ में पानी की एक धारा संघनित हुई और तुरंत बाहर निकली, जिसने सीधे शुआंग शुआंग के घुटने को चकनाचूर कर दिया, जिससे वह दर्द से कराहते हुए तुरंत गिर पड़ी। आह, मेरा पैर! अरे कुतिया, मैं तुम सबको मार डालूंगा। अगर हिम्मत है तो भागना मत। मेरी बहन के वापस आते ही तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। हुआंग रुई को उस लड़की से बेहद नफरत थी। वह खुद पर काबू नहीं रख पाए और गुस्से में आगे बढ़कर उसे कई बार लात मार दी। रुवान कियू ने अपना सिर हिलाया। उसे भी ऐसे लोग बेहद घृणित लगते थे जो केवल दूसरों की मेहनत का फल भोगना जानते थे। वह आगे बढ़ी, एक कपड़ा निकाला और शुआंग शुआंग के गंदे मुंह को ठूंस दिया। हुआंग रुई ने उसे कॉलर से घसीटा, जिससे जमीन पर 2 खून के धब्बे बन गए, जैसे कोई मरा हुआ कुत्ता हो। इस समय कैफेटेरिया की दूसरी मंजिल पर हुआंग झेन झेन अपनी पूरी ताकत से दौड़ रही थी। धिक्कार है, मुझे पता था कि पुरुष अच्छे नहीं होते। उन्होंने न केवल हमें भगाया, बल्कि अब वे ऐसे राक्षस बन गए हैं जो सबको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वह भागती और कोसती हुई बहुत डरी हुई थी। अगर अकेले ही उस राक्षस को भगाते हुए वह उसके हाथों मारी जाती तो यह बहुत ही व्यर्थ होता। उसने कहा था कि वह अपनी सहपाठियों की रक्षा करेगी जो उसका अनुसरण करती थी, और वह अपना वादा तोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन इतने भारी दबाव को अकेले सहते हुए वह सचमुच असहाय महसूस कर रही थी। उसके साथ इस बोझ को साझा करने वाला कोई नहीं था। उसे अचानक अपनी माँ की याद आ गई। इतने समय तक वह अपनी माँ के आलिंगन पर निर्भर रही थी और उसने कभी भी अपनी माँ के दबाव का अनुभव नहीं किया था। उसकी माँ ने उसे कभी भी अपनी दुखद या अप्रिय बातों के बारे में नहीं बताया था। कभी कभी वह अपनी माँ से पलटकर जवाब भी देती थी और उन्हें गुस्सा दिला देती थी। अब जब वह इस बारे में सोचती है तो उसे सचमुच अपनी माँ के प्रति असभ्यता का एहसास होता है। पल भर में वह परिपक्व प्रतीत हुई और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय का भाव आ गया। पहले माँ मेरी रक्षा करती थी, अब मेरी बारी है उनकी रक्षा करने की। हालांकि हुआंग झेन झेन इस समय शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि वह हार नहीं मान सकती। माँ ने कहा था कि वह मुझे बचाने आएगी, लेकिन वह तो एक आम इंसान है। इतने खतरनाक प्रलय के बीच वह वांगचुआन के अधिकांश हिस्से को पार करके यहाँ कैसे पहुँच सकती है? मुझे इस राक्षस से जल्द निपटना होगा, फिर माँ से संपर्क करके उन्हें घर पर मेरा इंतजार करने के लिए कहना होगा। गर्जन! उसके पीछे मौजूद राक्षस दहाड़ा, मानो वह हुआंग झेन झेन का मजाक उड़ा रहा हो।
ये राक्षस विशालकाय था, 2 लोगों के बराबर लंबा, उभरी हुई, विकृत मांसपेशियों वाला, और उसके शरीर से बदबूदार काला खून रिस रहा था। हालांकि उसका रूप बदल गया था, फिर भी उसे वान गैंग के रूप में पहचाना जा सकता था, जो स्टेडियम का एक अन्य क्षमता उपयोग करता था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसकी छाती पर एक और चेहरा था, जो स्पष्ट रूप से गोरजिया का था, जो स्टेडियम में लगातार भयानक विचार लेकर आता रहता था। ऐसा प्रतीत होता था कि स्टेडियम में कोई अज्ञात परिवर्तन हुआ होगा, जिसके कारण क्षमता का उपयोग करने वाला वान गैंग ज़ॉम्बी में बदल गया और यहाँ तक कि गोरजिया के साथ समाहित हो गया। उसकी बुद्धि भी सक्रिय थी, वह साधारण राक्षसों की तरह नहीं था जो केवल सहज प्रवृत्ति पर कार्य करते हैं। इस राक्षस का खतरा साधारण ज़ॉम्बी के समूह से कहीं अधिक था। सीधे शब्दों में कहें तो इसमें लाशों का राजा बनने की क्षमता थी। उस कठोर चमड़ी वाले राक्षस का सामना करते हुए हुआंग झेनझेन केवल भागती रही और उसे थकाने की कोशिश करती रही, लेकिन वह आधे घंटे से उससे उलझी हुई थी और अभी तक उसे हराने का कोई तरीका नहीं मिल पाया था। उसे अपने शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी थी। अगर वह अपनी क्षमता का लापरवाही से इस्तेमाल करती रही तो इसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते थे। लेकिन अब वह एक मुश्किल स्थिति में फंस गई थी। उसके पास केवल 2 ही विकल्प थे, या तो इस राक्षस को मार डाले या उसके हाथों मारी जाए। उसे अचानक आक्रोश का अनुभव हुआ। अगर वे लड़कियां थोड़ी और साहसी होती और राक्षस को आकर्षित करने की उसकी योजना का पालन करती तो परिणाम शायद कुछ और होता। वे योद्धाओं की तरह उसके साथ खतरे का सामना करने के लिए तैयार क्यों नहीं थे? उसके पीछे मौजूद राक्षस पीछा करते करते थक गया था। एक दहाड़ के बाद उसकी मुट्ठियां अचानक फूल गईं और उसने उन्हें जोर से अपने सामने जमीन पर पटक दिया। बूम! पल भर में जमीन हिल उठी। टक्कर के स्थान से अनगिनत दरारें पंखे के आकार में आगे फैल गईं और तुरंत हुआंग झेनझेन के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। राक्षस के दोनों चेहरों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। फिर उसने अपना पैर पटका। गड़गड़ाहट। दरारों से भरी पूरी मंजिल एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई और सब कुछ पहली मंजिल की ओर गिर पड़ा। हुआंग झेनझेन के पैर भी फिसल गए और उनकी आगे बढ़ने की गति ही उनके संतुलन बिगड़ने का घातक कारण बन गई। हवा में ही उनका गुरुत्वाकर्षण केंद्र छिन गया और वे टूटती हुई जमीन के साथ नीचे गिर पड़ीं। टकराना। धूल के छींटे उड़े और पूरी कैंटीन में भर गए। गिरने से हुआंग झेनझेन थोड़ी भ्रमित हो गई थी। उसने सिर हिलाया और मलबे का सहारा लेकर उठी। उसके फेफड़ों में भारी मात्रा में धुआं और धूल भर गई थी, जिससे उसे लगातार खांसी आ रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका पूरा शरीर ही समस्याग्रस्त हो गया हो। एक पैर में तो पहले ही संवेदना खत्म हो चुकी थी। नीचे देखने पर उसकी गोरी जांघ पर खून का एक भयानक निशान फैला हुआ दिखाई दिया। गिरने के दौरान मलबे में छिपी सरिया से खरोंच लग गई थी। अब वह धूल से ढकी हुई थी और असहनीय रूप से दर्दनाक थी। हुआंग झेनझेन ने हिम्मत जुटाई और सीधे अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए घाव को जलाकर उसे झुलसा दिया। दर्द से वह कराह उठी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। धड़ाम! वह विशालकाय पिन नीचे उतरा, जिससे कुछ धूल भी बिखर गई। हुआंग झेनझेन जानती थी कि नीचे कूदने वाला राक्षस ही था, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में वह इससे कैसे लड़ सकती थी? निराशा की एक लहर उस पर छा गई। शायद वह यहीं मर जाएगी। तो फिर माँ का क्या होगा? हुआंग झेनझेन मलबे पर बैठी थी, उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। तो उद्धारकर्ता बनना उतना आसान नहीं है जितना सोचा था। उसने अपना फ़ोन निकाला, हुआंग रुआई का नंबर ढूंढा और डायल किया। मरने से पहले वह अपनी माँ की आवाज़ आखिरी बार सुनना चाहती थी, और उसे यह बताने के लिए कि उसे खेद है। फ़ोन का जवाब तुरंत मिल गया। उसने खुद को संभालने के लिए कुछ पल लिए, अपने डर को शांत करने की कोशिश की और फिर उसने स्थिर आवाज़ में बात की। हेलो माँ। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, वह अचानक जम सी गई, क्योंकि उसकी अपनी आवाज़ उसके पीछे से आती हुई प्रतीत हुई। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और देखा कि कैफेटेरिया की पहली मंजिल का दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया। खून जैसी लाल रोशनी अंदर आ रही थी और हवा धूल को उड़ा ले जा रही थी। वहाँ एक सुंदर आकृति चुपचाप खड़ी थी और उसके हाथ में एक कनेक्टेड फ़ोन था। उसने धीरे से फ़ोन अपने मुंह के पास लाया और धीमी आवाज़ में कहा, ज़ैनज़ेन, डरो मत। माँ यहीं है। एक पल में हुआंग झेनझेन के दिल में आश्चर्य और दुख की मिली-जुली भावनाएं आपस में गूंथ गईं। ऐसा लग रहा था मानो उसकी माँ के आते ही उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तात्कालिक जरिया मिल गया हो। दरवाजे से अपनी ओर आते हुए उस आकृति को देखकर वह कुछ स्तब्ध रह गई और बुदबुदाई, माँ, माँ। फिर अचानक कुछ याद आने पर उसने अपना फ़ोन फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, मम्मी, भागो, इधर मत आना। लेकिन दरवाजे पर खड़ी हुआंग रुआई ने मानो कुछ सुना ही नहीं। वह हुआंग झेनझेन की ओर दौड़ने लगी और यहाँ तक कि उबड़-खाबड़ मलबा भी उसके कदमों को रोक नहीं सका। इस बार हुआंग झेनझेन सचमुच घबरा गई थी। उसने बार बार अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों के कोनों से, जो आंसू पहले कभी नहीं बहे थे, बहने लगे और उसके चेहरे पर धूल भरी लकीरें बना दीं। क्यों? माँ को अभी क्यों आना पड़ा? वह उन्हें नीचे नहीं खींचना चाहती थी।
अंततः वह आकृतित धूल के बीच से गुजरी और उसे गले लगा लिया। हुआंग झेनझेन उस कोमल शरीर की कंपकंपी को भी महसूस कर सकती थी। हुआंग रुई ने उसे कसकर गले लगाया और स्नेह से बुदबुदाते हुए कहा, सब ठीक है, झेनझेन डरो मत। माँ तुम्हें बचाने के लिए यहाँ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि हुआंग झेनझेन ने मृत्यु के सामने भी इस गहरे प्रेम का आनंद लिया, फिर भी उसने हुआंग रुई को जबरदस्ती दूर धकेलते हुए कहा, माँ भागो, यहाँ बहुत खतरा है, अगर तुम अभी नहीं गई तो बहुत देर हो जाएगी। उसके शब्द अभी पूरी तरह से मिट भी नहीं पाए थे कि उसकी तेज सांसों ने उनके पीछे की धूल को बिखेर दिया। वह भयानक राक्षस उन दोनों से कुछ ही दूरी पर प्रकट हुआ और हुआंग झेनझेन पर मृत्यु का खतरा मंडराने लगा। इस समय वह पूरी तरह से हताश थी, बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब वह सचमुच अपनी माँ को भी अपने साथ नीचे खींचने वाली थी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, अगले जन्म में भी मैं आपकी बेटी ही रहूंगी। लेकिन हुआंग रुई ने प्यार से उसके चेहरे से आंसू पोंछे, उसके माथे पर चुंबन किया और कहा, नादान बच्ची, तुम क्या बकवास कर रही हो? जब तक माँ यहाँ है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। क्या तुम भूल गए कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा सबसे मजबूत किला हूँ? हुआंग झेनझेन हैरान दिख रही थी। माँ, वह स्विश! हुआंग रुई के हाथ से पानी का एक शक्तिशाली भंवर निकला और राक्षस की ओर तेजी से बढ़ा। अपने विशाल आकार के बावजूद अचानक हुए इस हमले से वह अचंभित रह गया और इस बेहद भीषण हमले के कारण 8 या 9 मीटर पीछे धकेल दिया गया, जिससे उसके शरीर का काफी हिस्सा फट गया। हुआंग झेनझेन इस दृश्य को देखकर अवाक रह गई। उसने अविश्वास से कहा, माँ, आप भी एक विशेष क्षमता का उपयोग करने वाली हैं। हुआंग रुई ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने कार्यों से बात स्पष्ट कर दी। उसने देखा कि उसके हाथ लगातार हिल रहे थे और पानी की शक्तियां एक उफनती नदी की तरह विभिन्न हमलों में परिवर्तित हो रही थीं, जिससे राक्षस पर काबू पाया जा रहा था। हुआंग झेनझेन दंग रह गई। माँ, उसके पास तो इतना सारा पानी है। आसपास की हवा को अपने साथ खींचती हुई जलधाराओं ने चारों ओर फैली धूल को नीचे गिरा दिया। हुआंग रुई की मातृत्व भावनाएं उफान पर थीं और वह लगातार अपनी क्षमताओं का सैलाब ला रही थी, मानो अपनी बेटी को परेशान करने वाले राक्षस को 1000 टुकड़ों में फाड़ देना चाहती हो। हुआंग झेनझेन की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ भी एक क्षमता को जागृत कर लेगी और वह भी उसकी अपनी क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत होगी। गर्जन! कई हमलों को झेलने के बाद राक्षस ने गुस्से में दहाड़ मारी। वान गैंग की शक्तिशाली मांसपेशियों की क्षमता के आधार पर इसका शरीर मजबूत था और एक राक्षस बनने के बाद यह और भी मजबूत हो गया। हुआंग रुई की पूरी ताकत के बावजूद भी वह उसे मौलिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकी। हालांकि उसका मांस बुरी तरह क्षतिग्रस्त प्रतीत होता था, लेकिन वास्तविकता में इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। लगातार हमलों को सहने से उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसकी छाती पर बने गोजिया के चेहरे ने उपहास व्यक्त किया, मानो उसे यह एहसास हो गया हो कि हुआंग रुई केवल बहादुरी का दिखावा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे एक और स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। प्रहार, इसलिए यह आगे बढ़ने लगा और हुआंग रुई के जल हमलों को भेदने लगा। ऐसा लग रहा था मानो हर कदम सीधे हुआंग झेनझेन के दिल पर पड़ रहा हो, जिससे वह अपनी खुशी से बाहर आ रही थी। क्या ये राक्षस सचमुच इतना भयानक था? माँ, जल्दी जाओ और निकलो, उस राक्षस को मारा नहीं जा सकता। हुआंग झेनझेन ने घबराकर चिल्लाया। लेकिन हुआंग रुई का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। यहाँ तक कि जब राक्षस कदम दर कदम उसके करीब आ रहा था, तब भी वह हुआंग झेनझेन के सामने खड़ी रही। ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह अपनी बेटी के सामने ही मरेगी। इससे हुआंग झेनझेन को मातृत्व प्रेम की महानता का एहसास हुआ। शायद अपना बच्चा होने के बाद ही वह अपनी माँ के गहरे प्यार को सही मायने में समझ पाएगी। लेकिन अब तो प्रलय का समय था, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसे में बच्चे पैदा करने के बारे में कौन सोचेगा? जब राक्षस हुआंग रुई से 5 मीटर की दूरी पर पहुंचा तो वह अचानक रुक गई और उसने अपनी क्षमता का प्रयोग करना बंद कर दिया। इसके बजाय वह हुआंग झेनझेन की ओर चली और कोमलता भरे भाव से उसके चेहरे से धूल धोने के लिए उस पर थोड़ा पानी छिड़का। हुआंग झेनझेन स्तब्ध रह गई। क्या उसकी माँ ने हार मान ली थी? उसने हुआंग रुई की ओर देखा और एक दुख भरी मुस्कान के साथ कहा, माँ, मुझे माफ़ करना, मैं आपको भी नीचे खींच रही हूँ। हुआंग रुई मुस्कुराई और शरारती अंदाज में अपनी उठी हुई नाक पर थपथपाते हुए बोली, नासमझ बच्ची, क्या सोच रही हो? आज हम दोनों में से कोई नहीं मरेगा। हुआंग झेनझेन का चेहरा भावहीन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। वह उस राक्षस को देखने से खुद को रोक नहीं पाए और सोचने लगी, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इस भयानक राक्षस को मारने आ रहा हो? टकराना! एक कान फाड़ देने वाली गोली की आवाज गूंजी। काले, बदबूदार खून का एक बड़ा फव्वारा फैल गया और राक्षस के सिर पर मूर्ति के आकार का एक छेद दिखाई दिया। फिर एक के बाद एक गोलियों की आवाज गूंजी और वे मोटी गोलियां चकाचौंध भरी आग के साथ राक्षस के शरीर में धंस गईं, जिससे खून के छींटे फूट पड़े। गर्जन!
दर्द से कराहते हुए राक्षस ने अपनी छाती को बचाने के लिए अपनी भुजाएं ऊपर उठाईं और लगातार पीछे हटता रहा। हुआंग झेनझेन ने प्रवेश द्वार की ओर मुड़कर देखा। दो आकृतियां, एक पुरुष और एक महिला, सीधे अंदर चले गए। उस व्यक्ति के हाथ में एक अजीबोगरीब आकार की बंदूक थी और उसकी नली से लगातार आग की धारा निकल रही थी। इस क्षण उसे समझ में आया कि दमनकारी गोलीबारी का क्या मतलब होता है। ये कल्पना करना कठिन था कि कोई व्यक्ति केवल एक गर्म हथियार का उपयोग करके इतने भयानक राक्षस को इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचा सकता है। साथ ही उसकी बंदूक में कितनी गोलियां थीं। वह उस आदमी को पहचान नहीं पाए, लेकिन उसने उसके बगल में बैठी महिला को कुछ बार देखा था। वह उसकी मां की दोस्त सिस्टर वान कियू थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी मां और वह इस आदमी के साथ थीं? उसके माथे पर घृणा की एक हल्की सी झलक दिखाई दी, जो मुश्किल से ही नजर आई। लेकिन इस समय वह ज्यादा कुछ नहीं कह सकती थी। बाकी लोग इस राक्षस से निपट रहे थे और उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। रुवान कियू हुआंग रुई और उसकी बेटी के पास आए और हुआंग झेनझेन को कुछ चिंता से देखते हुए बोली, झेनझेन की हालत थोड़ी खराब लग रही है, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए? हुआंग रुई ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर हम अस्पताल चले भी जाएं तो हमें नहीं पता कि वहाँ क्या स्थिति है। अस्पताल में लोगों की भीड़ को देखते हुए वहाँ की स्थिति शायद बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। रुवान कियू भी उसकी बात समझ गई और उसने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो चलो बाद में लिनफी से पूछते हैं, उसके पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हुआंग रुई ने सिर हिलाया और अनजाने में लिनफी की ओर देखने लगी, जो इस समय राक्षस को दबा रही थी। हुआंग झेनझेन ने पलकें झपकाईं। उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसने अपनी मां की आंखों में भरोसे की झलक देखी हो। नहीं, यह उसकी ही गलती रही होगी। अपने पिता से तलाक के बाद इतने सालों तक उसकी मां ने कभी ऐसा भाव नहीं दिखाया था। भला वह किसी पुरुष पर निर्भर कैसे हो सकती थी? गर्जन। जब दोनों महिलाएं बातचीत कर रही थीं, तभी लिनफी की असीम मारक क्षमता से दबा हुआ राक्षस गुस्से में दहाड़ उठा। उसका शरीर और भी अधिक फूलता हुआ प्रतीत हुआ और उसकी छाती पर बना चेहरा मांसपेशियों से ढक गया, जिससे वह दृष्टि से ओझल हो गया। अचानक एक प्रचंड आभा उत्पन्न हुई, मानो कोई प्रतिबंध हट गया हो, और वह आगे बढ़ी, लिनफी की गोलीबारी को चीरते हुए, मानो लिनफी को एक ही झटके में खत्म करने का इरादा रखती हो। हुआंग झेनझेन हौंफते हुए सोचने लगी, अगर वह राक्षस पास आ गया तो लिनफी नाम का वह आदमी शायद पल भर में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, है ना? उसके हाथ में जो हथियार था वह उसकी क्षमता ही थी, और यद्यपि वह शक्तिशाली थी, लेकिन आमने सामने की लड़ाई उसकी एक घातक कमजोरी थी। इस तथ्य के साथ कि उसकी मां और बहन रुवान कियू अब उसे संयुक्त रूप से दरवाजे की ओर ले जा रही थीं, वह अपने इस विचार के प्रति और भी अधिक आश्वस्त हो गई कि वह आदमी निश्चित रूप से उस राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकता। मां, क्या हम उसकी मदद नहीं करेंगे? हुआंग रुई ने सिर हिलाते हुए कहा, हम उसकी मदद नहीं कर सकते। हमें बस अपना काम करना है। हुआंग झेनझेन के दिल में एक अजीब सी भावना कौंध गई। ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ और बाकी सबने उस आदमी से उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन ये भी ठीक था, कम से कम वह और उसकी माँ तो बच सकती थीं। किसी पुरुष द्वारा महिलाओं के लिए स्वयं को बलिदान करना उसके भाग्य के अनुरूप मृत्यु माना जा सकता है। बेशक हुआंग रुई और दूसरी महिला को उसके मन के विचार नहीं पता थे, वरना वे उसे जरूर उपदेश देतीं। जब उनमें से कुछ लोग कैफेटेरिया क्षेत्र से चले गए तो लिनफी मुस्कुराए। उसने अपने हाथ में रखी बंदूक को एक तरफ रख दिया, अपनी गर्दन घुमाई और उत्सुकता भरी निगाहों से अपने सामने खड़े राक्षस को देखा। वह राक्षस असमंजस में था, आखिर इस आदमी ने उस पर हमला करना क्यों बंद कर दिया? क्या वह हार मान रहा था? ठीक है, कोई बात नहीं, उसने कैसे भी खाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्जन। राक्षस दहाड़ा, तेजी से लिनफी के सामने बढ़ा और अपने रेत की बोरी के आकार के मुक्कों से वार किया, मानो उसे मांस के टुकड़े खाना पसंद हो। धड़ाम, एक धीमी सी आवाज आई और राक्षस का व्यंग्यात्मक चेहरा अचानक जम गया। उसकी मुट्ठी के नीचे एक पतली सी भुजा वास्तव में कसकर पकड़े हुए थी। क्या वह नन्ही चींटी सचमुच उसके एक मुक्के को झेल सकती थी? असंभव, बिल्कुल असंभव। इस मुक्के में 6 या 7 टन की ताकत थी, भला कोई इंसान इसे कैसे झेल सकता था? उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने फिर से अपनी मुट्ठी घुमाई और उसे जोर से नीचे पटका, उसमें पूरी ताकत लगा दी। बूम! जहां दोनों जुड़े थे वहां से वायु प्रवाह का एक गोलाकार घेरा फूट पड़ा। लिनफी अविचलित रहा और लगातार राक्षस के हमले को झेलता रहा। ये देखकर राक्षस अवाक रह गया, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी उस व्यक्ति ने उसे हरा दिया था। ये बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं था। लिनफी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारा काम हो गया? अगर हो गया है तो अब मेरी बारी है। राक्षस के मन में पल भर में एक अनहोनी का आभास हुआ, लेकिन उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। अचानक 2 हाथों ने उसकी कलाई को जकड़ लिया और एक शक्तिशाली बल प्रवाहित हुआ। फिर उसे लगा कि दुनिया घूम रही है और उसकी दृष्टि में मौजूद मनुष्य तेजी से सिकुड़ गया। टकराना, कैफेटेरिया की दीवार चकनाचूर हो गई और राक्षस का विशाल शरीर बाहर जा गिरा, जो बुरी तरह से जमीन पर जा गिरा और वह बेसुध हो गया।
अचानक हुए इस दृश्य ने अभी अभी बाहर भागी तीनों महिलाओं को चौंका दिया और हुआंग जेनजेन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। क्या हो रहा था? क्या वह निकला हुआ टुकड़ा सचमुच वही राक्षस था? जब राक्षस ने अपना सिर हिलाया और खड़ा हुआ तभी उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दिया और वह तुरंत ही अचंभित हो गई। कृपया मुझे बताएं, ये गलती से दीवार तोड़कर नीचे गिर गया है ना? हुआंग जेनजेन का आश्चर्य अभी पूरी तरह से कम भी नहीं हुआ था कि एक आकृति तोप के गोले की तरह कैफेटेरिया से निकली और राक्षस से जोरदार टक्कर मार दी। बूम! उस विशालकाय जीव से हवा की धाराओं का एक घेरा फैल गया जो सभी दिशाओं में बह रहा था, यहाँ तक कि हरी पट्टी को भी समतल कर रहा था। झेन ने उस दिशा की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकुड़ीं और फिर हवा का झोंका शांत होने पर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दरअसल लिनफी की लात से वह राक्षस जमीन पर गिर पड़ा था और उठने में असमर्थ था। आखिर चल क्या रहा था? क्या वह राक्षस लिन दाइयू की तरह ही नाजुक था, छूने भर से टूट जाता था? बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से कमजोर। क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य को अचानक शक्ति का विस्फोट हुआ हो और वह ईश्वरीय स्तर तक पहुंच गया हो? अगर ऐसा होता तो यह बहुत ही हास्यास्पद होता, है ना? लेकिन परिणाम अक्सर किसी की धारणा के विपरीत होता है। लिनफी ने अपने पैरों के नीचे मौजूद राक्षस को देखा और तुरंत ऊब महसूस करने लगा। मैंने सोचा था कि तुम बहुत सक्षम हो, लेकिन बस इतना ही है तुम्हारे पास। तुम तो अभी तक मानव सीमा के 50 गुना तक भी नहीं पहुंचे हो। ऐसे शरीर का कितना बड़ा नुकसान है। शिकायत करने के बाद उसके हाथ में एक चमकदार लंबी तलवार प्रकट हुई जो उसकी अद्वितीय शक्ति के कारण अविश्वसनीय रूप से तेज दिखाई दे रही थी। छी! कलाई के एक झटके से एक बड़ा सिर धड़ से अलग हो गया। धड़ाम! राक्षस के शरीर की शक्ति समाप्त हो गई और वह जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। इस दृश्य को देखकर हुआंग रुई और रुवान कियू की आंखें बार बार चौड़ी हो गईं। लिनफी की ताकत सचमुच अथाह थी, उसने पल भर में इतने भयानक राक्षस को मार डाला। दूसरी ओर जेन को विश्वास ही नहीं हो रहा था, वह बड़ा आदमी यूं ही मर गया। ये तो बहुत आसान था। लिनफी ने लंबी तलवार से खून झाड़ा और उनकी ओर चल पड़ा। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी जो ज़ॉम्बीज़ को आदेश दे सकता था और अपना इलाका बना सकता था, इतना कमज़ोर होगा। वह तो महज दिखावा था। जैसे ही वह उन्हें जाने के लिए कहने वाला था, अचानक उसके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज़ सुनाई दी। एक असामान्य प्रजाति के उद्भव का पता चला है। एक सजीव असामान्य प्रजाति का जन्म हुआ है। खतरे का स्तर उच्च, जोखिम उन्मूलन की सिफारिश की जाती है। लिनफी जम गया, फिर अचानक मुड़कर देखने लगा। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। जिस राक्षस को उसने अभी अभी मारा था उसका शव गायब हो चुका था। केवल एक पीला सिर ही बचा था। उसका शरीर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। सिस्टम, क्या तुम उस राक्षस के ठिकाने का पता लगा सकते हो? ये सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता। धत्तेरी की! लिनफी को अचानक ऐसा लगा जैसे उसने किसी बाघ को पहाड़ों में वापस भेज दिया हो। उसके लिए सिस्टम अलर्ट को ट्रिगर करने वाली कोई भी चीज़ निश्चित रूप से आसान नहीं थी। एक विलक्षण अनोखी प्रजाति, ये नाम सुनते ही किसी खास कुलीन राक्षस की याद आ गई। ज़ॉम्बी उपन्यासों और फिल्मों की प्रचलित कहानियों के अनुसार इसमें निश्चित रूप से लाशों का राजा बनने की क्षमता थी। ये निस्संदेह उसके सिर पर लटकी हुई डेमोक्ल्स की तलवार थी और कोई नहीं जानता था कि यह कब गिरेगी। अचानक उसका मिजाज बिगड़ गया। रुवान कियू ने लिनफी की ओर देखा, जिसका चेहरा ठीक नहीं लग रहा था, और आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ? लिनफी ने सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं। अपने आसपास के लोगों को ऐसी बातें बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इससे उनकी चिंताएं और बढ़ जातीं। हुआंग रुई ने लिनफी को पास आते देखा और कुछ घबराहट से पूछा, लिनफी, क्या आप झेन की किसी तरह मदद कर सकते हैं? लिनफी ने अपनी बाहों में झेन को देखा। इस समय उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में उसके प्रति घृणा का भाव था। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, झेन ने कमजोर आवाज में कहा, माँ, मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं, पुरुषों के साथ मत रहना। हुआंग रुई ने अचानक कुछ शर्मिंदगी के साथ लिनफी की ओर देखा। वह जानती थी कि उसकी बेटी को बचपन से ही एक समस्या थी, पुरुष द्वेष। वह अपने पिता समेत सभी पुरुषों से घोर नफरत करती थी। वह पहले यह बात भूल गई थी और उसने लिनफी से इसका जिक्र नहीं किया था। अब जब झेन ने इतनी सीधे तौर पर यह बात कह दी थी तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या इससे लिनफी नाराज हो जाएगी। ये देखकर लिनफी मुस्कुराए और रुवान कियू और हुआंग रुई की ओर देखकर बोली, चलो, घर जाने का समय हो गया है। जैसे ही उसने ये कहा, हुआंग रुई का दिल अचानक कस गया। वह जानती थी कि लिनफी गुस्से में है। इस वाक्यांश, घर जाओ, में उसकी बेटी झेन शामिल नहीं थी, जिसका अर्थ है कि लिनफी का झेन से निपटने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा उसने उसे और रुवान कियू को पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर वे सौदेबाजी के लिए उचित सौदे पेश करते हैं तो भागना संभव है, अन्यथा वे मर जाएंगे। अगर उसने उसकी इच्छाओं का उल्लंघन किया तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अपनी बेटी को छोड़ना उसके लिए नामुमकिन था। इसके अलावा झेन पहले से ही मौत के कगार पर थी और लिनफी से मदद मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
धड़ाम, वह लिनफी के सामने घुटनों के बल बैठ गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, लिनफी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया झेन झेन को बचा लीजिए। अगर आप उसे बचा लेंगे तो मैं उसे आपकी पत्नी बनने दूंगी। झेन झेन जम गई। वह अपनी माँ को हैरानी से देखती रही। क्या उसे भ्रम हो रहा था? क्या उसकी माँ के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते थे? माँ, उठो, तुम एक आदमी के सामने कैसे घुटने टेक सकती हो? उठो, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे बचाए। रुवान कियू ने उसकी ओर देखा और हल्की सी आह भरी। वह जानती थी कि अगर झेन झेन को होश नहीं आया तो आज उसकी जान जा सकती है और वह हुआंग रुई को भी फंसा सकती है। उसने एक पल सोचा, पास के फूलों के क्यारे तक गई और किसी को बाहर खींच लाए। धड़ाम, रुवान कियू ने झेन झेन के सामने खड़े व्यक्ति को धक्का दिया, जिससे वह चौंक गई। शुआंग शुआंग, तुम्हें क्या हुआ है? वो शुआंग शुआंग ने झेन झेन की ओर देखा, उसकी आंखों में आक्रोश भरा हुआ था। रुवान कियू ने उसके मुंह से कपड़े की पट्टी खींची और शुआंग शुआंग तुरंत चीख पड़ी, हुआंग झेन झेन, मेरी मदद करो, इन्हें मार डालो। इस कुतिया को मार डालो। इसी ने मुझे इस हालत में पहुंचाया है। तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। झेन झेन ने उसकी निगाहों का पीछा किया, उसका दिल बैठ गया। जिस कुतिया का वह जिक्र कर रही थी, वह असल में उसकी अपनी माँ थी। क्या उनके बीच कोई गलतफहमी थी? और शुआंग शुआंग की दयनीय हालत देखकर उसे कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव क्यों नहीं महसूस हुआ? शुआंग शुआंग ने झेन झेन को वहां बिना किसी प्रतिक्रिया के स्थिर देखा और फिर तीखे स्वर में चिल्लाई, हुआंग झेन झेन, क्या तुमने हमेशा हम लड़कियों की रक्षा करने का वादा नहीं किया था? तो मेरे दुश्मन को मारने में मेरी मदद करो। क्या तुम अब भी मेरी सबसे अच्छी बहन हो? झेन झेन ने कठिन भाव से कहा, शुआंग शुआंग, वह मेरी माँ है। शुआंग शुआंग की आंखों में व्याप्त आक्रोश अचानक थम गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लगा कि उसने हुआंग रुई को पहले कहीं देखा है, तो यही वह जगह थी। फिर वह आक्रोश और भी उग्र हो गया। हुआंग झेन झेन, अगर वह तुम्हारी माँ है तो क्या हुआ? अब तो प्रलय आ चुकी है। एक पिता द्वारा अपने बेटे की हत्या करना या एक बेटी द्वारा अपनी माँ की हत्या करना, इसमें अजीब क्या है? मुझे उसे मारने में मदद करो। अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम हमारी बेहतर रक्षा कर पाओगे और हम तुम्हारी दयालुता को हमेशा याद रखेंगे। झेन झेन ने उसके मुंह से निकले शब्दों को सुना और तुरंत ही कई तरह की भावनाओं से घिर गई। इस अवस्था में शुआंग शुआंग एक नाराज महिला जैसी लग रही थी, लेकिन उसके मुंह से निकला हर शब्द उसके दिल की गहराई से निकला था। भले ही वह मूर्ख थी, उसे यह समझ लेना चाहिए था कि वह केवल उनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही एक बेवकूफ़ थी, एक ऐसी बेवकूफ़ जो खुद को रक्षक समझती थी। झेन झेन बेहद दुखी थी। उसके नए रूममेट्स उसका इस तरह से शोषण कर रहे थे। जरा सोचिए, जब वह खाना लाने जाती और वापस लाती तो वे उसे खूंखार कुत्तों की तरह चट कर जाते, कुछ भी नहीं छोड़ते। उन्हें तो सिर्फ लेना ही आता था। बदले में वह उनसे क्या मांग सकती थी? क्या वो बेतुकी प्रशंसा? उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर हिलाया, मानो वह अपनी सारी ताकत खो बैठी हो जो उसे सहारा दे रही थी। शुआंग शुआंग, मैं यह नहीं कर सकती। हुआंग झेन झेन, तू कमीनी, तू सचमुच एक कुतिया है। सचमुच, एक झगड़ालू माँ की बेटी भी झगड़ालू ही होती है। तुम अपने वादे नहीं निभाते, तुम अपने वादे तोड़ देते हो, तुम स्वार्थी हो और तुम जरूरतमंद लोगों को छोड़ देते हो। अब जाकर समझ आया। तुमने कहा था कि खाना कम था, लेकिन शायद तुमने पहले अपना पेट भरा होगा, फिर बचा हुआ खाना हमें फेंक दिया होगा। इसीलिए तो तुमने खुद नहीं खाया। तुम्हें बहन कहकर मैंने ज़रूर बड़ी गलती की होगी। छी, ये दुनिया इतनी अन्यायपूर्ण क्यों है? तुम जैसी कुतिया को महाशक्तियाँ क्यों प्राप्त हैं? अगर मुझे पता होता तो मैं उन कमीने आदमियों को तुम्हें ले जाने देता। शुआंग शुआंग पूरी तरह से आक्रामक मूड में थी। उसके मुंह से लगातार अपमानजनक बातें निकल रही थीं, जो कटुता से भरी थीं। हुआंग झेन झेन ने बार बार अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, बस बहुत हो गया। झांग शियाओशुंग, मैं हुआंग झेन झेन तुम्हारा ऋणी नहीं हूं। दूसरों की निंदा करने के लिए नैतिकता का ढोंग मत करो। तुम सब परजीवी हो। तुम्हें तो सिर्फ दूसरों की मेहनत का फल भोगना आता है। मैंने तुमसे सहयोग करने को कहा था, लेकिन तुम सब पिछले वाले से भी ज्यादा मौत से डरते थे। अंत में तुम अब भी मुझे ही दोषी ठहराते हो कि मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। क्या तुमने अपनी अंतरात्मा को कुत्तों को खिला दिया? दरअसल उसकी माँ ने उसे पहले भी बाहर जाते समय अधिक सावधान रहने के लिए कहा था, लेकिन वह अभी भी बहुत भोली थी, बस यही मानती थी कि ये दुनिया काली और सफ़ेद है। उसे ज़रा भी अंदाजा नहीं था कि अनजाने में ही वह आग पर भुन रही थी। कितनी हास्यास्पद बात है, हुआंग झेन झेन, तुम सचमुच एक सरासर नाकामयाब इंसान हो। भूल जाओ, अब से वह कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगी। सब लोग अपने अपने रास्ते पर सुरक्षित रहें। ताली बजाओ। बगल से तालियों की आवाज़ सुनाई दी। लिनफी ने उन्हें शांत भाव से झगड़ते हुए देखा। बहुत बढ़िया, जारी रखो, बस ऐसा दिखावा करो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। किसी को बीच में टोकते देख झांग शियाओशुंग ने तुरंत अपना भाला लिनफी की ओर घुमाया। तुम, ये नीच आदमी, यहाँ इतना घमंड क्यों कर रहे हो?
अगर तुम्हारे हाथों में हथियार न होते तो 5 एपिसोड तक जीवित रहने के लिए तुम्हें आसमान की ओर अगरबत्ती जलानी पड़ती। तुम सब मेरा इंतजार करो, मेरा भाई सैन्य क्षेत्र से है, वह जरूर आएगा और तुम सबको मार डालेगा। हा 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 हा। लिनफी अभी भी हंस रही थी, लेकिन हुआन रुई और रुवान कियू को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि आसपास का वातावरण ठंडा होता जा रहा है। खनक, हुआंग झेन के पैरों पर एक कुंद छुरी फेंकी गई। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें जीने का मौका नहीं दिया। इस चाकू को उठाओ, इस बदजुबान कीड़े का वध करो और फिर तुम हमारे साथ आ सकते हो। हुआंग झेन ने अपने पैरों के पास पड़े चाकू को देखा। वह एक पल के लिए असमंजस में थी कि क्या करे। झेन, जल्दी करो, इसे जल्दी उठाओ। हुआंग रुई घुटनों के बल रेंगते हुए उसके पास आए और उससे आग्रह किया, ये लड़की वैसे भी अच्छी नहीं है, इसे अपने पास रखने से केवल दूसरों को ही नुकसान होगा। किसी इंसान को मारना उन राक्षसों को मारने से अलग नहीं है। इसे मुर्गी या सुअर को मारने जैसा समझो। सुना तुमने झेन, लिनफी ने तुम्हें एक मौका दिया है, इसे जरूर भुनाओ। अपनी मां को इतनी उत्सुकता से लिनफी की मदद स्वीकार करने के लिए कहते हुए सुनकर वह पूरी तरह से असमंजस में पड़ गई। क्या उसकी मां की नज़र में इस आदमी के साथ जाना इतना ज़रूरी था? एक पुरुष के बिना भी अपनी और अपनी मां की क्षमताओं के बल पर वे इस प्रलय में भी आराम से रह सकती थीं। हुआंग रुई ने हुआंग झेन को अभी भी हिचकिचाते हुए देखा और उसके लिए चिंतित हो गई। जल्दी करो झेन, मां तुम्हें खोना नहीं चाहती। हुआंग झेन ने दर्द भरी निगाहों से अपनी चिंतित मां को देखा, उसकी आंखों में संघर्ष भरा था। मां, आप किस बात से इतना डर रही हैं? क्या आप सचमुच किसी पुरुष के लिए इतनी बेताब हैं? हुआंग रुई जम गई। थप्पड़, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी और हुआंग झेन ने अपना चेहरा ढक लिया। अविश्वास से हुआंग रुई की ओर देखते हुए बोली, मां, उसने सच में मुझे मारा। हुआंग झेन, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारी नज़र में मां इतनी बेकार औरत है? क्या तुम्हें पता है कि मां ने तुम्हें बचाने के लिए क्या बलिदान दिया? और तुम्हारी वर्तमान हालत में अगर तुम यहाँ से चले भी जाओ तो कुछ ही दिनों से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाओगे। हुआंग रुई की आंखों में आंसू थे, कड़वाहट का भाव था। हुआंग झेन को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है और उसने कुछ नाराज़गी से कहा, क्या ये सिर्फ थोड़ी सी थकान नहीं है? मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों के आराम से मेरी मौत हो जाएगी। हुआंग रुई ने गहरी सांस ली, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक क्षमता जागृत हो जाने से तुम जो चाहो वो कर सकते हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, मानव शरीर में कमियां होती हैं। तुम अपनी क्षमता का जितना अधिक उपयोग करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी अचानक मृत्यु हो जाएगी। आपकी वर्तमान शारीरिक कमजोरी ही इसका प्रमाण है। यकीन नहीं होता तो अपनी क्षमता का दोबारा इस्तेमाल करके देखिए। हुआंग झेन का दिमाग चकरा रहा था। अपनी क्षमता का उपयोग करने के बाद उसे जो चक्कर और सिरदर्द होता था वह थोड़ी देर आराम करने के बाद हमेशा गायब हो जाता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जागृत क्षमता ही उसकी जान ले लेगी। खुद को साबित करने के लिए उसने ऊर्जा की कमी के बावजूद अपने शरीर को अपनी क्षमता को सक्रिय करने के लिए मजबूर किया, लेकिन जैसे ही क्षमता की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई उसे ऐसा लगा जैसे किसी खराब हो रही विद्युत प्रणाली में शॉर्ट सर्किट हो गया हो, जिससे उसके अंगों और हड्डियों में तीव्र चुभन वाला दर्द होने लगा। उफ, बहुत दर्द हो रहा है। वह दर्द से चीखने से खुद को रोक नहीं पाए और अपनी क्षमता को सक्रिय करने की कोशिश जल्दी से छोड़ दी। हुआंग रुई ने उसके चेहरे के भाव देखकर समझा कि वह एक दीवार से जा टकराई है। तो फिर क्या हुआ? मां ने तुमसे झूठ तो नहीं बोला था ना? हुआंग झेन ने हैरानी भरे भाव से उसकी ओर देखा और संदेह से पूछा, तो फिर तुम ठीक क्यों हो? क्या तुम्हारे शरीर में कोई खामी नहीं है? हुआंग रुई ने सिर हिलाते हुए कहा, मां के शरीर में कुछ कमियां तो हैं, लेकिन लिनफी ने उन कमियों की भरपाई कर दी है। अब से मैं अपनी क्षमता का इस्तेमाल अपनी इच्छानुसार कर सकती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ चलो। माँ वो दिन नहीं देखना चाहती जब तुम्हारे शरीर में अचानक शक्ति का विस्फोट हो जाए और तुम्हारी मौत हो जाए, समझ रहे हो ना? हुआंग झेन के विचार बार बार घूम रहे थे। उसने अपना सिर हिलाया, भला इस दुनिया में ऐसी चीज़ कैसे मौजूद हो सकती है? पास ही मौजूद रुवान कियू ने जमीन से चाकू उठाया, उसे दोनों हाथों से पहुंचा और हुआंग झेन की आंखों के सामने एक समान चाकू प्रकट हो गया। तुम्हारी माँ सही कह रही है, हर किसी के शरीर में कुछ न कुछ खामियां होती हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करूंगी। तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारा निजी मामला है। खनक, रुवान कियू ने दोनों चाकुओं को जमीन पर फेंक दिया, मानो वह हुआंग झेन के आत्मधार्मिकता के घिसे पिटे भाव को चकनाचूर कर रही हो। हा, तो महाशक्तियों का जागृत होना आखिरकार इतना अच्छा नहीं है। मैं सचमुच उस दिन की कामना करता हूँ जब तुम मर जाओ। झांग शियाओशुन ने गुस्से में आकर शाप दिया और यहाँ तक कि हुआंग झेन पर थूक भी दिया। हुआंग झेन ने जटिल भावों के साथ उसकी ओर देखा। केवल वही जानती थी कि उसने उनके लिए कितना बलिदान दिया था, फिर भी बदले में उसे उनकी असीम शंका और यहाँ तक कि दुर्भावनापूर्ण शब्द ही मिले। यदि शक्तियाँ चुराई जा सकती तो वे निस्संदेह उसे मार डालते और उसकी जगह ले लेते।
क्या इन लोगों के लिए ये सब करना फ़ायदेमंद था? बिल्कुल नहीं। और उसकी माँ उसे बचाने के लिए इतनी दूर से आई थी। क्या उसे अपनी माँ को उसकी बेतुकी जिद के लिए निराश करना चाहिए? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर कोई जी सकता है तो कोई मरना नहीं चाहता। उसकी माँ और दूसरों की बातें सच हो या झूठ, उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह अब बाहर निकल सके। क्या लिनफी नाम का वह व्यक्ति मानव आनुवंशिक दोषों की भरपाई कर सकता है? यदि वह कर सकता है तो क्यों न एक बार कोशिश की जाए। किसी की हत्या करना तो बस एक बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हुआंग झेनझेन ने गहरी सांस ली और दूसरों की निगाहों के सामने धीरे से झुककर अपने पैरों के पास पड़ी चाकुओं में से एक को उठा लिया। जैसे ही हुआंग झेनझेन ने चाकू उठाया, जमीन पर कीड़े की तरह पड़ी झांग शियाओशुंग दहशत से चीख पड़ी। हुआंग झेनझेन, तुम मजाक मत करो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, लोगों को मारना गैरकानूनी है। लेकिन हुआंग झेनझेन ने मानो अपना मन बना लिया था। उसके कदम, हालांकि थोड़े लड़खड़ाते हुए थे, फिर भी उसकी ओर बढ़ रहे थे। शशाशा शुआंग शुआंग के कानों में उसके जूतों के जमीन पर घिसटने की आवाज़ किसी मौत की घंटी जैसी लग रही थी। कुन चाकू आकाश में लाल सूर्य को प्रतिबिंबित कर रहा था, जो देखने में विचित्र लग रहा था। नहीं, इधर मत आओ, झेन झेन, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है, मैं एक कमीनी हूँ, मुझे एक पाद की तरह जाने दो। अब से मैं आपकी दयालुता को हमेशा याद रखूंगा। मैं आपके लिए एक दीर्घायु स्मारक बनवाऊंगा और प्रतिदिन बलिदान अर्पित करूंगा। झांग शियाओशुंग जमीन पर तड़प रही थी, पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने घाव को खींचने से वह दर्द से लगातार कराह रही थी। उसकी नज़रों के सामने जूतों की एक जोड़ी दिखाई दी, फिर उसके बाल खींचे गए, जिससे उसे अपना सिर ऊपर उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हुआंग झेनझेन का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उनमें अभी भी इतनी ताकत बची थी। उसने झांग शियाओशुंग की भयभीत और आक्रोशित आंखों में सीधे देखा और फिर अचानक मुस्कुरा दी। 10 साल से अधिक समय में जो सच्चाई मैं समझ नहीं पाया, वह इस प्रलय के 1-2 दिन में ही पूरी तरह समझ गया। इसके लिए मैं वास्तव में आपका आभारी हूँ, मेरे प्यारे रूममेट। मेरे बिना शायद तुम भी ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाओगे, तो क्यों न अपनी बची हुई गर्मी का सदुपयोग करो। इस बार मेरी मदद करने की तुम्हारी बारी है। झांग शियाओशुंग ने हुआंग झेनझेन की आंखों में एक भयावह चमक देखी। वह जानती थी कि हुआंग झेनझेन सचमुच आश्वस्त थी और उसे मारने आ रही थी। तुरंत ही वह एक ऐसी मुर्गी की तरह हो गई जिसे वध के लिए ले जाया जा रहा हो और आखिरी दम तक संघर्ष कर रही हो। हुआंग झेनझेन, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें भूत बनकर भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा भाई तुम्हें लेने जरूर आएगा और फिर तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। और तुम सब, तुम नीच पुरुषों और महिलाओं के समूह, तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्मों का फल मिलेगा। हा, कितना हास्यास्पद है। तुमने कहा था कि तुम मेरी रक्षा करोगे, लेकिन अंत में तुमने ही मुझे मार गिराया। हुआंग झेनझेन, तुम्हारी मृत्यु सुखद न हो। हुआंग झेनझेन ने उसकी गालियों को सुना, उसके चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी होती गई, उसके दिल में एक अजीब सा आनंद उभर आया। क्या वह विकृत मानसिकता वाली थी? हे, इस प्रलय में किसे अच्छी मौत मिलेगी, लेकिन शायद यह आपके लिए एक अच्छी मौत मानी जाए। अलविदा, शुआंग शुआंग। पुची, कुन चाकू झांग शियाओशुंग की गर्दन के पिछले हिस्से में जा लगा। पल भर में कई नसें कट गईं और चाकू का ब्लेड हड्डी में धंसकर अटक गया। लेकिन हुआंग झेनझेन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाला और फिर उसे दोबारा घुमाया। गर्म खून तेजी से निकला और हुआंग झेनझेन के चेहरे, हाथों और शरीर पर छिटक गया, जिससे वह नरक से निकली किसी राक्षसी जैसी लग रही थी। डिंग, जब कुन चाकू के जमीन पर गिरने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने एक बड़ा सा सिर ऊपर उठाया। हुआंग झेनझेन ने झांग शियाओशुंग की खुली आंखों को देखा। हुआंग रुई ने अपना मुंह ढक लिया और अपनी बेटी को देखते हुए अचानक उसे लगा कि वह उससे कुछ अपरिचित सी है। हालांकि लिनफी उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था और आश्चर्य से अपनी जीभ चटका रहा था। ये कितनी विडंबनापूर्ण बात थी कि खुद को उद्धारकर्ता कहने वाली किसी व्यक्ति ने अपने ही अनुयायी के खिलाफ कसाई का चाकू उठा लिया। अगर हुआंग झेनझेन बड़ी हो जाती तो वह निश्चित रूप से एक दमदार व्यक्तित्व वाली महिला होती। बहुत बढ़िया, आपको भविष्य का टिकट मिल गया है। लिनफी के बोलते ही हुआंग झेनझेन के हाथ में मौजूद सिर जमीन पर गिर गया और लुढ़क गया। वह खुद लड़खड़ा गई, मानो गिरने ही वाली थी। ये देखकर हुआंग रुई तुरंत आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। इस समय तक वह बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी, उसकी आंखें बंद होने ही वाली थीं। लिनफी, झेनझेन वाह, लिनफी ने हंसते हुए कहा, उसकी क्षमता पर बहुत अधिक भार है। अगर वह सो गई तो वह सचमुच नहीं जागेगी। अरे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कृपया झेनझेन को जल्दी बचाओ। ये सुनकर हुआंग रुई बेहद चिंतित हो गई। लिनफी ने बगल वाले किराना स्टोर की ओर इशारा करते हुए कहा, पहले उसे अच्छी तरह से साफ करो, फिर उसे अंदर ले जाओ। हुआंग रुई हैरान थी। हालांकि लिनफी ने उनसे कहा था कि उनकी जन्मजात क्षमता संबंधी खामियों को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया था कि यह कैसे होगा।
इसलिए हुआंग रुई इस समय थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन फिर भी उसने बात मान ली। साफ पानी के एक कुंड ने हुआंग झेनझेन को घेर लिया, उसकी त्वचा से धूल का हर कण धो डाला, उसके शरीर पर पानी का कोई निशान नहीं बचा। पानी पर नियंत्रण का ये स्तर पहले से ही काफ़ी निपुण था और उसने रात भर जो अभ्यास किया वह व्यर्थ नहीं गया। फिर हुआंग रुई और रुवान कियू ने मिलकर हुआंग झेनझेन को सुविधा स्टोर में ले गए। लिनफी के अंदर आते ही उसने सीधे दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसने कुछ छोटे छोटे लैंप निकाले जिनसे आसपास का वातावरण रोशन हो गया और बीच में एक गद्दा रख दिया। क्या हमें झेनझेन को लिविंग टाइगर पिल देनी चाहिए? हुआंग रुई ने पूछा। लिनफी मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, लिविंग टाइगर पिल खामियों को दूर करने में बेकार है। जहां तक खामियों को दूर करने की बात है, आपको अभी पता चल जाएगा। फिर हुआंग रुई और रुवान कियू की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने लिनफी ने यह प्रदर्शित किया कि गैर रूढ़िवादी उपचार का क्या अर्थ होता है। 1 घंटे बाद हुआंग झेनझेन का चेहरा सामान्य हो गया और हुआंग रुई ने राहत की एक गहरी सांस ली। वह खुद को रोक नहीं पाए और लिनफी की तरफ दोबारा देखने लगी। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि झेनझेन भी भविष्य में वह उसका सामना कैसे करेगी। इस बारे में सोचते ही उसे सिरदर्द होने लगा। रुवान कियू ने झुककर कहा, रुओ यी, झेनझेन को समझ में आ जाना चाहिए। और क्या आपने गौर नहीं किया, लिनफी धीरे धीरे कम इंसान बनता जा रहा है। हम दोनों अकेले उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर कोई एक और व्यक्ति हो जो बोझ बांट सके तो क्या यह आसान नहीं होगा? हुआंग रुई ने बेबसी से आह भरी, मैं बस यही सोच सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि समय आने पर झेनझेन सचमुच समझ जाएगी। जब गुलाबी रंग का शिकारी पक्षी दहाड़ता हुआ जमीन पर फिर से प्रकट हुआ तो वांगचुआन के ऊपर खून की वह लकीर एक बार फिर खिल उठी। लिनफी ने अपने रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बियों को कुचलते हुए अपने दिमाग में सिस्टम की आवाज़ सुनी। ब्यूटी कार्ड, हुआंग झेनझेन, एस रैंक क्षमता, नीला प्रकाश दोष का निवारण। हथियार रखने के लिए स्लॉट उपलब्ध है। हत्या के हथियार को अपग्रेड करें। घातक हथियार अपग्रेड सफल, 6 बैरल वाली डेजर्ट ईगल। किलिंग वेपन की विशेष क्षमता का प्रकटीकरण, फायर पावर आर्क। किलिंग वेपन के हमले अब केवल सीधी रेखा में निशाना साधने तक सीमित नहीं हैं, ये कई दिशाओं से हमला कर सकता है। लिनफी ने एक पल के लिए एक्सीलरेटर पर पैर रखने से खुद को नहीं रोका। अपग्रेड करने के बाद न केवल किलिंग वेपन का रूप विकसित हुआ बल्कि एक नई क्षमता भी अनलॉक हो गई। फायर पावर आर्क के विवरण को देखकर क्या ये गनफू नहीं था? अरे वाह, ये तो कमाल का होने वाला है। क्या आपने कभी गैटलिंग गनफू के बारे में सुना है? लिनफी बेहद खुश थी और सोच रही थी, अब देखते हैं कौन मुझे सीधा साधा आदमी कहने की हिम्मत करता है। उसकी उत्तेजना के बीच उसके दिमाग में फिर से एक सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज़ सुनाई दी। हुआंग झेनझेन की त्रुटि निवारण प्रक्रिया पूरी हो गई है। मेजबान की शारीरिक क्षमता मानव सीमा से 100 गुना बढ़ गई है। उसने नीला प्रकाश नामक साझा क्षमता प्राप्त कर ली है। पल भर में उसके शरीर के हर हिस्से में भयानक शक्ति उमड़ पड़ी। अगर लिनफी ने अपनी शक्ति पर नियंत्रण न रखा होता तो स्टीयरिंग व्हील सीधे उसके द्वारा चकनाचूर हो जाता। अब जबकि उसकी ताकत काफ़ी बढ़ गई थी, हो सकता है कि वह लाश के पेड़ का सामना करने में सक्षम हो जाए। लिनफी ने रियरव्यू मिरर के जरिए हुआंग झेनझेन को देखा जो पिछली सीट पर सो रही थी। सिस्टम ने संकेत दिया कि खराबी दूर हो गई है। इसका मतलब था कि उसे जाग जाना चाहिए था। शायद वह जो कुछ हुआ था उसका सामना करने को तैयार नहीं थी और सोने का नाटक कर रही थी। लिनफी ने उसकी परवाह नहीं की। उसने उसकी जान बचाकर अपना पूरा प्रयास कर दिया था। अब आगे क्या करना है ये पूरी तरह से उस पर निर्भर था। हुआंग रुई पीछे की सीट पर उसके साथ बैठी थी, उसकी आंखों में स्नेह भरा हुआ था। वह हमेशा अपनी बेटी के जीवन को अपने जीवन से अधिक महत्व देती थी। रैप्टर की दहाड़ के साथ कार रिंग रोड पर पहले से साफ किए गए मार्ग पर तेजी से दौड़ पड़ी। ये रिहायशी इलाके में वापस जाने का रास्ता तो नहीं लगता है ना? रुवान कियू ने यात्री सीट से हैरानी से पूछा। लिनफी मुस्कुराई और बोली, अभी रिहायशी इलाके में वापस जाने की कोई जल्दी नहीं है, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। रुवान कियू एक बेहद बुद्धिमान महिला थीं। उन्होंने तुरंत ही सारी बातें समझ लीं। लिनफी द्वारा हुआंग झेनझेन का सेवन करने उसकी शक्ति में निश्चित रूप से वृद्धि हुई होगी। इसलिए उनका वर्तमान गंतव्य संभवतः वही रहस्यमय लाशों का पेड़ था जो उन्हें पहले यहाँ आते समय रास्ते में मिला था। सर्वनाश के समय सभी संसाधन अत्यंत दुर्लभ थे, विशेष रूप से अद्वितीय वस्तुएं, और लाश का पेड़ स्पष्ट रूप से उनमें से एक था। इसकी शाखाओं पर उगने वाले फल बेहद विचित्र दिखते थे। ये बात अज्ञात थी कि क्या लिनफी वास्तव में इतने विशालकाय राक्षस से निपट पाएगी। जल्द ही कार लाशों के पेड़ से घिरे निर्जन क्षेत्र में पहुंच गई। यहाँ भी ज़ॉम्बी नहीं थे, कैंपस की तरह ही उन्हें एक निश्चित सीमा से बाहर भगा दिया गया था। ये किसी राजा का अपने क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। अगर वह शव वृक्ष हिल डुल सकता तो शायद और भी भयानक होता। लिनफी ने लाश के पेड़ से 200 मीटर दूर कार छोड़ दी और तीनों महिलाओं को अपने पीछे आने नहीं दिया।
ध्यान दें, सिस्टम की पहचान सीमा के भीतर 93 या उससे अधिक अंकों की समग्र रेटिंग वाली एक सुंदरी दिखाई दी है। लक्ष्य शेनशियिंग। सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से सामने आ गया। ऐसा लग रहा था कि वह महिला अभी भी शॉपिंग मॉल के आसपास के इलाके से नहीं गई थी। लेकिन लिन फी को आश्चर्य इस बात से हुआ कि इस संकेत के बाद एक और आवाज़ सुनाई दी। ध्यान दें, सिस्टम की पहचान सीमा के भीतर 94 या उससे अधिक अंकों की समग्र रेटिंग वाली एक सुंदरी दिखाई दी है। लक्ष्य शेनलिंगिन। ये क्या बकवास है। 2 लिन-फी थोड़ा हैरान था। उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था जहां 2 लक्ष्य संकेत एक साथ इस तरह सामने आ जाएं। इससे वह बेहद खुश हो गया। अगर वह उन दोनों को हरा देता तो उसकी ताकत शायद बेहद भयावह स्तर तक पहुंच जाती, है ना? उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन फिलहाल उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी पहली प्राथमिकता लाश के पेड़ से फल तोड़ना थी। जैसे ही लिन-फी लाश के पेड़ के पास पहुंची, कार में सो रही हुआंग जेनजेन ने अपनी आंखें खोलीं। उसने बाहर खड़ी अपनी माँ और बहन रुवान कियू को जटिल भावनाओं के साथ देखा। पता चला कि उसकी माँ और बाकी लोगों का लिन-फी के साथ वैसा ही रिश्ता था और वह खुद भी आधी नींद और आधी नींद में लिन-फी के साथ चली गई थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी छा गई, लेकिन अपने शरीर के भीतर प्रवाहित हो रही शांत और संतुलित क्षमता को महसूस करते हुए उसे राहत का एहसास हुआ। माँ ने झूठ नहीं बोला था, वास्तव में उनके जीन में कुछ खामियां थीं और लिन-फी वास्तव में उन खामियों को दूर करने में उनकी मदद कर सकती थी। उसने हल्की सी आह भरी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी समुद्री डाकू के जहाज पर सवार हो गई हो और उसकी माँ ने उसे जबरदस्ती उस पर खींच लिया हो। सिर हिलाते हुए उसने फिलहाल इस बारे में न सोचने का फैसला किया। उसने अपनी निगाहें उस विशालकाय अजीबोगरीब पेड़ की ओर बढ़ते हुए व्यक्ति पर टिका दीं। वह ये समझना चाहती थी कि आखिर वह आदमी उसकी माँ और बहन रुवान कियू जैसी 2 खूबसूरत महिलाओं को अपनी ओर क्यों आकर्षित कर रहा है। दूसरी ओर लिन-फी ने अपनी 6 बैरल वाली डेजर्ट ईगल पिस्तौल निकाली। उसके हाथ में एक हल्की नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, फिर वह बंदूक के शरीर को ढक रही थी। वह किलिंग वेपन की गोलियों में एक क्षमता विशेषता जोड़ सकता था। बिजली की चमक वाली गोलियों में अधिक शक्ति होनी चाहिए। जब वह लाश के पेड़ से 100 मीटर की दूरी पर पहुंचा तो उसके हाथ में मौजूद घातक हथियार से 1 मीटर लंबी आग की लपट निकली। नीली गोलियां एक के बाद एक आती रहीं, मानो उन्हें एक लेजर की तरह आपस में जोड़ दिया गया हो और सीधे विशाल लाश के पेड़ के तने पर निशाना साध रही हों। पफ 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 गोलियां मांसल धड़ से टकराईं, जिससे दुर्गंधयुक्त काला रक्त और क्षत विक्षत अवशेष चारों ओर फैल गए। हमले के बाद लाश के पेड़ ने प्रतिक्रिया दी और जमीन हिलने लगी। लिन-फी को पता था कि उसकी जड़ें उस पर हमला करने के लिए जमीन से बाहर निकलने की तैयारी कर रही हैं और उसे खतरे का एहसास होने लगा। टकराना। उसके पैरों के नीचे की कंक्रीट की जमीन चकनाचूर हो गई थी और भयानक जड़ें अजगरों की तरह लहरा रही थीं, मानो लिन-फी को जकड़ने की कोशिश कर रही हों। लेकिन लिन-फी की ताकत में काफ़ी वृद्धि हो गई थी और उसकी अद्भुत अंतर्ज्ञान शक्ति ने उसे इस हमले से पहले ही बचने में सक्षम बना दिया। किनारे पर उतरने के बाद लिन-फी थोड़ा हैरान रह गया। पहले तो यह इतनी दूर तक हमला नहीं कर सकता था। क्या ये फिर से बड़ा हो गया था, या फिर पहले अपनी असली ताकत छिपा रहा था? बाद वाला विकल्प तो असंभव था। ये तो बस एक पेड़ था, अगर इसमें बुद्धि होती तो फिर क्या होता? खैर, अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए इस लाश के पेड़ का इस्तेमाल करना एक अच्छा विकल्प था। लिन-फी ने अपने अंगों को फैलाया, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी, फिर उसके हाथ में मौजूद घातक हथियार ने उन्मत्त होकर आग की लपटें उगलीं, जिससे गोलियों की बौछार पेड़ के तने को ढक गई। उसका इरादा पेड़ के तने को तोड़कर ये देखने का था कि क्या वह घातक क्षति पहुंचा सकता है। जब भी बिजली की चमक वाली गोली धड़ में लगती तो वह आसपास के मांस को झुलसा देती, जिससे वह हिलने डुलने और खुद को ठीक करने में असमर्थ हो जाता। लाश के पेड़ को मानो जानलेवा हथियार के आतंक का आभास हो गया था। उसने एक चीख मारी और फिर आसपास की इमारतें कांपने लगीं और बड़ी मात्रा में टूटी हुई ईंटें नीचे गिर गईं। वे भयानक शाखाएं जो अज्ञात दूरियों तक फैली हुई थीं, इमारतों से उखाड़ दी गईं। कुछ ने इसके सामने की रक्षा की और कुछ लिन-फी पर झपटीं। वे सभी शाखाएं आपस में जुड़ी हुई भुजाओं से बनी थीं और प्रत्येक शाखा के बीच में एक भयानक मुंह था। ये लाश के पेड़ के शिकार करने के अंक थे। लाश के पेड़ का भयानक रूप देखकर उनके पीछे खड़ी तीनों महिलाएं डर से कांप उठीं। क्या ऐसे राक्षस का मुकाबला मानवीय शक्ति से किया जा सकता है? क्या लिन-फी वाकई इस आदमी का मुकाबला कर सकता था? 200 मीटर दूर शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल पर पहले वाली महिला फिर से कांच के पीछे खड़ी थी। उसकी निगाहें लिन-फी पर टिकी हुई थीं। शेनशियिंग की सुंदर भौहें तन गईं, आंखों में व्यंग्य का भाव झलक रहा था। उसने स्वयं देखा था कि यह लाशों का पेड़ कैसे उगता है। यह ऐसी चीज नहीं थी जिससे कोई इंसान निपट सके। उस आदमी का लापरवाह प्रदर्शन निश्चित रूप से लाभ से अधिक हानि का कारण बनेगा और हो सकता है कि वह अपनी जान भी गंवा दे। उसने पहले तो बाहर जाकर उनसे बातचीत करने की योजना बनाई थी ताकि वह कुछ जानकारी के बदले में कुछ जानकारी हासिल कर सके, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह सब व्यर्थ होगा।
बहन, वह पेड़ अचानक इतना उग्र क्यों हो गया? शेन शियिंग के बगल में अचानक एक और सुंदर आकृति प्रकट हुई। उसने मास्क नहीं पहना था और उसका रूप बेहद साफ सुथरा था, एक ऐसी युवा छवि जो कई पुरुषों को पसंद आती थी। कोई इसे उकसा रहा है, शेन शियिंग ने लिनफी की ओर इशारा करते हुए कहा, जो लाश के पेड़ से लड़ रहा था। शेन लिंगिन ने देखा और तुरंत बोली, कितना अद्भुत। बहन, क्या आपको लगता है कि वह वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आपने भविष्यवाणी की थी? शेन शियिंग का चेहरा शांत और संयमित था, देखते हैं क्या होता है। अगर वह वाकई उस पेड़ से निपट सकता है तो हम जाकर उनसे बातचीत करेंगे। बेशक, इसकी संभावना बहुत कम है। शेन लिंगिन का चेहरा गुस्से से सिकुड़ गया। उसने अपने पीछे जर्जर हो चुके शॉपिंग मॉल की ओर देखा और निराशा से कहा, अरे, तो फिर हम इस घिनौनी जगह से कब निकल पाएंगे? लिनफी ने उग्र लाश के पेड़ को देखा, जिसकी अनगिनत भुजाओं जैसी शाखाएं उसे घेरे हुए थीं। वे शाखाएं जड़ों की तुलना में अधिक घनी और लचीली थीं। दूर से देखने पर यह एक घने, बिना पत्तों वाले पेड़ की तरह लग रहा था जो जमीन पर बैठी चींटी पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ा रहा हो। लिनफी के हाथ में मौजूद घातक हथियार से लगातार आग बरस रही थी और गोलियां अजीब तरह से बिना किसी रुकावट के शाखाओं के बीच से निकल रही थीं। प्रत्येक गोली लाश के पेड़ के तने पर लग रही थी, जिससे वह और भी ज्यादा उत्तेजित हो रहा था। टकराना, पेड़ की शाखाएं जमीन पर जोर से गिरीं, जिससे धरती फट गई और सड़क पर खड़ी परित्यक्त कारें पूरी तरह से चूर चूर होकर कबाड़ में बदल गईं, जो उस भीषण बल का प्रमाण था। लिनफी तेजी से पीछे हट गया और हमले से बच गया। उसने सीधे मुकाबले की कोशिश नहीं की। जब उसके पास घातक हथियार था तो जोखिम क्यों लेना? आग लगातार बरस रही थी और लिनफी ने भुजाओं जैसी शाखाओं पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। देखने में तो कई शाखाएं लग रही थीं, लेकिन लिनफी की लगातार गोलीबारी के बाद उनमें से लगभग आधी टूट गईं। अगर उसे वहां खड़े होकर थोड़ी देर और गोली चलाने की इजाजत दी जाती तो लाशों का पेड़ निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर पाता। आखिरकार, वह घातक हथियार एक काल्पनिक हथियार था, उसमें गोलियां कभी खत्म नहीं होती थीं, इसलिए वह जितनी देर चाहे उससे खेल सकता था। भनभनाहट, लाश के पेड़ को शायद यह एहसास हो गया था कि वह लगातार चकमा दे रहे लिनफी का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसके मुख्य शरीर से ऊर्जा की एक अवर्णनीय लहर निकली जिसने पल भर में अनंत दूरी तय कर ली। लिनफी को तो कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे खड़ी तीनों महिलाओं को ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ उन पर दबाव डाल रही हो, या अधिक सटीक रूप से कहें तो यह उनके शरीर के भीतर की क्षमताओं को दबा रही हो। हुआंग रुई ने इसे आजमाया और वह अपनी आधी ताकत ही लगा पाए। वह लाश के पेड़ को देखकर चौंक गई और लिनफी के बारे में थोड़ी चिंतित भी हो गई, ये सोचकर कि क्या वह सफल होगा। लिनफी की भौहें तन गईं। हालांकि उसे पता नहीं था कि लाश के पेड़ की हरकत का क्या मतलब है, फिर भी उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी पैदा हो गई। गड़गड़ाहट, जमीन पहले हल्की हल्की कांपने लगी, फिर कंपन तेज हो गया। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें अपनी दृष्टि के अंत में धुआं और धूल उठती हुई दिखाई दी, जो ज़ोंबी की एक अंतहीन लहर के कारण उत्पन्न हुई थी, जिसने ज़ोंबी का एक झुंड बना लिया था। वे मानो किसी आदेश को पाकर पागलों की तरह लाशों के पेड़ की ओर दौड़ पड़े। एक पल में लिनफी के मन में एक संभावना आई। लाश के पेड़ ने अभी अभी भगाए गए ज़ोंबी को बुलाकर उसके खिलाफ दोतरफा हमला करने की योजना बनाई थी। हालांकि वह आम ज़ॉम्बी से नहीं डरता था, लेकिन कार में बैठी तीनों महिलाएं उनका सामना नहीं कर सकीं। ये कहना ही पड़ेगा कि कॉप्स्ट्री में कुछ बुद्धिमत्ता थी, क्योंकि वह झाओ को बचाने के लिए वेई को घेरने का तरीका जानता था। तुम तीनों जल्दी करो, उस मॉल में जाओ। लिनफी ने पास ही स्थित वोनिमा मॉल की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा। हुआंग रुई ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और हुआंग झेनझेन को बाहर निकालने के लिए कार में बैठने के लिए मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हुआंग झेनझेन खुद ही बाहर कूद गई। वह तुरंत ही बहुत खुश हो गई, लेकिन कुछ और कहने का समय न होने के कारण उसने हुआंग झेनझेन का हाथ पकड़ा और मॉल की ओर दौड़ पड़ी। रुवान कियू भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। जब तीनों मॉल पहुंचे तो वहां के स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे मजबूती से बंद थे। ये देखकर हुआंग झेनझेन के हाथ से बिजली की चिंगारियां निकलने लगीं, जिन्हें उसने दरवाजे के बगल में लगे फिंगरप्रिंट सेंसर पर मार दिया। चिंगारियों और बिजली की चमक के बाद स्वचालित दरवाजे सफलतापूर्वक खुल गए। तीनों जल्दी से अंदर घुस गए। फिर हुआंग झेनझेन ने यही प्रक्रिया दोहराई, स्वचालित दरवाजों को बंद कर दिया और बाहर से उन्हें खुलने से रोकने के लिए लगे सेंसर को नष्ट कर दिया। लिनफी ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि वे फिलहाल सुरक्षित हैं। लोगों को साथ लाना वाकई में बाधा बन गया था। अब वह सचमुच खुलकर मजे कर सकता था। ज़ॉम्बी का झुंड तेजी से उस जगह पर पहुंच गया जहां हुआंग रुई और बाकी लोग खड़े थे। लिनफी ने लाश के पेड़ की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या तुम मुझे लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो? हाँ, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। लिनफी ने अपने हाथ में मौजूद घातक हथियार को एक तरफ रख दिया और उसकी जगह उल्कापिंड से परिष्कृत लोहे से बनी एक सीधी तलवार उठा ली। उसने प्रलय से पहले एक प्रसिद्ध लोहार से बड़ी रकम देकर इसे बनवाया था। ये बेहद तेज और अविश्वसनीय रूप से कठोर था। जैसे ही सीधी तलवार प्रकट हुई,
लिनफी के शरीर से नीले रंग की तेज रोशनी वाली बिजली की चिंगारियां निकलीं और तलवार भी बिजली की चिंगारियों से ढक गई, जिससे वह बिजली की तलवार जैसी दिखने लगी। मॉल के अंदर मौजूद लोगों की निगाहों से ये दृश्य देखकर हुआंग झेनझेन सबसे ज्यादा चौंक गई। क्या यह मेरी क्षमता है? रुवान कियू और हुआंग रुई ने बस मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा, चुपचाप लिनफी के लिए जयकारे लगाए। दूसरी मंजिल पर शेन शियिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी आमने सामने की लड़ाई का रास्ता चुनेगा। क्या वह सचमुच बेवकूफ़ था या फिर आत्मविश्वास से भरा हुआ था? उसके बगल में शेन लिंगिन रेलिंग पर झुकी हुई थी, उसकी आंखों में चमक थी। वाह बहन, बहन, वह कितना सुंदर है। मुझे सच में उम्मीद है कि वह उस अजीब पेड़ से निपट लेगा। युद्ध के मैदान में नीले प्रकाश से सुसज्जित लिनफी बिजली के देवता के समान प्रतीत होता था। पीछे से ज़ोंबी का झुंड उस पर टूट पड़ा, मानो उसे निगलने ही वाला हो। उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी और उसने अचानक पूरी ताकत से जमीन से छलांग लगा दी। टकराना। भीषण टक्कर के कारण जमीन धंस गई और बिजली की रोशनी बिखर गई, जिससे कुछ ही मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज़ हवा में उड़ गई। फिर लिनफी की आकृति धनुष से छोड़े गए नीले प्रकाश के तीर की तरह घनी भुजाओं जैसी शाखाओं को तेजी से भेदती हुई आगे बढ़ी। पफ 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 पफ, सीधी तलवार लगातार घूमती रही और एज्योर रेडियंस द्वारा बढ़ाई गई लिनफी की गति और भी भयावह हो गई। लाश के पेड़ की शाखाएं उसकी गतिविधियों का पता भी नहीं लगा सकीं, केवल नीली बिजली तेजी से चलती हुई दिखाई दी और बड़ी संख्या में शाखाएं जमीन पर गिर गईं, जो सड़ते हुए मांस में बदल गईं। गड़गड़ाहट। लाश के पेड़ की बाकी 3 शाखाएं तेजी से पीछे हट गईं, जिससे उसका पूरा तना और उसके भीतर के फल सुरक्षित हो गए। भुजाओं की परतें आपस में कसकर लिपटी हुई थीं, जिससे एक मोटा स्तंभ बन गया था, जिसमें से एक काला अज्ञात पदार्थ रिस रहा था, जो तुरंत एक खोल जैसी संरचना में जम गया और चौराहे पर खड़ा था। केवल उसकी जड़ें ही जमीन से निकलती रहीं और लिनफी की ओर बढ़ती रहीं। मॉल में मौजूद सभी लोग लिनफी के लिए अपनी सांसें थामे हुए थे। इस अवस्था में शव वृक्ष एक अभेद्य किले जैसा लग रहा था। तलवार से इसे नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा, है ना? विशेषकर हुआंग झेनझेन और शेन लिंगिन, वे अत्यंत ध्यान से देख रही थीं। हुआंग झेनझेन लिनफी के अपनी क्षमता पर नियंत्रण का अवलोकन कर रही थी, जबकि शेन लिंगिन विशुद्ध रूप से लिनफी की युद्ध कला की प्रशंसा कर रही थी। लेकिन इस समय वे दोनों थोड़े घबराए हुए थे, ये सोचकर कि क्या लिनफी बिना किसी चोट के बच पाएगा। हालांकि लाश के पेड़ के चारों ओर घूमते हुए लिनफी का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। जमीन से निकली जड़ों को काटकर वह चौराहे पर लगे एक विज्ञापन बोर्ड पर कूद गया, जो लगभग लाश के पेड़ जितना ही ऊंचा था। किसी को नहीं पता था कि वह क्या करने वाला है, लेकिन उनके दिलों में एक हल्की सी उम्मीद जाग उठी, मानो उसे कोई अद्भुत विचार आ गया हो। हुआंग झेनझेन घबराने लगी। उसे पूर्वाभास हो गया था कि लिनफी उनके आपसी समझौते को तोड़ने ही वाली है। बूम! आकाश में धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। किसी अज्ञात समय पर आकाश में चमकता लाल सूर्य बादलों से ढक गया था। चौराहे से अंधेरा फैल गया, आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक बेहद घुटन भरा माहौल बन गया। गड़गड़ाहट। आकाश में बिजली की एक तेज चमक कौंधी, जिससे क्षण भर के लिए आसपास की हर चीज रोशन हो गई। ज़ोंबी का झुंड बिलबोर्ड के आधार पर इकट्ठा हो गया, लगातार परत दर परत जमा होता गया और लिनफी की ओर बढ़ता गया। लेकिन लिनफी में घबराहट का कोई लक्षण नहीं दिखा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सीधी तलवार को अपने माथे के सामने लंबवत पकड़े रखा, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। लाश के पेड़ की चीखें लगातार गूंज रही थीं। वह जमीन के नीचे से बिलबोर्ड को पलटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अभी भी समय चाहिए था। जब आकाश में एक एज्योर रेडियंस बिजली की चमक दिखाई दी, तो उसमें अचानक दहशत का संचार हुआ। एक जीवन मरण का संकट मंडरा रहा था। घने, दम घोंटने वाले बादल बेहद भारी थे, जिन्होंने वांगचुआन शहर के एक बड़े हिस्से को ढक रखा था। गड़गड़ाहट। बादलों के निचले हिस्से में एक चमकीली नीली बिजली की लकीर ऐसे गुजरी जैसे कोई गरजता हुआ सर्प हो। जैसे ही बिजली बादलों में गायब होने वाली थी, ऐसा लगा मानो किसी चीज ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो और वह तुरंत अपनी दिशा बदलकर सीधे जमीन की ओर बढ़ने लगी। बिलबोर्ड पर लिनफी की सीधी तलवार पहले से ही ऊंची उठी हुई थी, जो एक चमकदार नीली विद्युत चमक से जगमगा रही थी। बूम! एक चमकदार नीली बिजली की चमक, जो एक भुजा जितनी मोटी थी, लिनफी की सीधी तलवार पर सटीक रूप से टकराए और पूरी तरह से उसमें धंस गई। फिर सीधी तलवार से निकलने वाली तीव्र विद्युत शक्ति लिनफी के शरीर में फैल गई। वह कांप रहा था, जो इस बात का संकेत था कि वह अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा था। टकराना। बिजली की भयानक शक्ति जमीन पर स्थानांतरित हो गई, जिससे उसके आसपास मौजूद अनगिनत ज़ोंबी चकनाचूर हो गए और हवा में जलने की गंध फैल गई। वूश! नीली बिजली की रोशनी से भरी हुई एक जोड़ी आंखें खुलीं और 1 मीटर तक तेज बिजली की धाराएं दौड़ उठीं। उसका पूरा शरीर चमकदार नीली बिजली से घिरा हुआ था, जो और भी अधिक लुभावनी लग रही थी। मॉल में मौजूद 5 लोगों की निगाहें उससे स्तब्ध रह गईं
महिलाओं की निगाहों के बीच लिनफी असीम बिजली की शक्ति से घिरी हुई लाश के पेड़ की ओर तेजी से बढ़ी। उसकी सीधी तलवार घनी बिजली से ढकी हुई थी, जिससे हवा में दसियों मीटर लंबी एक चमकदार नीली विद्युत धार निकल रही थी। मानव सीमा से 100 गुना अधिक भयावह शक्ति के साथ लिनफी का शरीर लाश के पेड़ से टकराया और चमकदार नीली विद्युत ब्लेड एक साथ आकाश और पास की ऊंची इमारत को ऐसे चीरती हुई निकल गई जैसे गर्म चाकू मक्खन को चीरता है, और आसानी से लाश के पेड़ के तने से गुजर गई। पल भर में लाश के पेड़ के कांटेदार तने जमीन पर अकड़कर खड़े हो गए और हिलना डुलना बंद कर दिया। चरमराहट, चरमराहट, दांत पीसने जैसी घर्षण की आवाज उठी और लाश के पेड़ के तने पर एक चिकनाकर दिखाई दिया। बूम! लाश के पेड़ के तने का आधा हिस्सा सीधे तिरछे में टूटकर अलग हो गया, जो सड़ते हुए मांस में बदल गया और तुरंत गल गया। बचे हुए तने और शाखाएं झुकी हुई थीं, नर्म और बेजान। मांस के टुकड़े पुरानी दीवार के पेंट की तरह उतर रहे थे, जमीन पर गिर रहे थे और तुरंत सड़ रहे थे। लिनफी ने धीरे धीरे अपना शरीर सीधा किया, उसकी सीधी तलवार गायब हो गई। वह थोड़ा हौंफ रहा था और अपनी क्षमता का उपयोग किए बिना भी अवशिष्ट विद्युत चिंगारियां अभी भी झिलमिला रही थीं। उसकी तलवार से लाशों का पेड़ 2 हिस्सों में बंट गया, अब उसमें कोई जान नहीं रहनी चाहिए। सड़े गले, दुर्गंधयुक्त मांस के ढेर के बीच भ्रूण जैसी कोई चीज धड़क रही थी। लिनफी आगे बढ़ी और उसे बाहर निकाल लिया। ये हथेली के आकार का मात्र था, फिर भी दिल की तरह धड़क रहा था। इस क्षण आकाश में छाए काले बादल छट गए और लालिमा लिए सूर्यास्त की रोशनी भ्रूण पर इस प्रकार पड़ी मानो वह किसी प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा हो। क्या ये ब्रेकिंग रियल एम्ब्रियो है? इसे हाथ में पकड़ते ही मेरे मन में एक सहज लालसा जाग उठी है। लिनफी को इसे तुरंत निगलने की तीव्र इच्छा हुई। आटोन, क्या मैं इसे अभी निगल सकता हूँ? ट्रांसफॉर्मेशन रियल ब्रेकिंग रियल एम्ब्रियो एक अत्यंत दुर्लभ विसंगति है। इसका सेवन करने से रियल बेड़ियों को तोड़ने की 90% संभावना होती है। मेजबान की वर्तमान स्थिति है रूपांतरण की अंतिम अवस्था। सफलता प्राप्त करने का प्रयास करने से पहले इस अवस्था को पूर्ण करने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है। मैं समझ गया, यह उपन्यासों की तरह है, दायरे की सीमा को तोड़ना, सफलता हासिल करने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना, है ना? सही। लिनफी ने अपने दिल में उठ रही कंपकंपी को दबाया और ब्रेकिंग रियल एम्ब्रियो को एक तरफ रख दिया। यह यात्रा फलदायी रही। न केवल उसकी अपनी ताकत भयावह हद तक बढ़ गई, बल्कि उसे ब्रेकिंग रियल एम्ब्रियो जैसी कोई चीज़ भी प्राप्त हो गई। उसने सोचा कि अगर उसने उस समय हुआंग रुई को नहीं बचाया होता तो शायद वह वांगचुआन विश्वविद्यालय आने की जहमत ही नहीं उठाता और इस तरह उसे इस लाश के पेड़ की खोज भी नहीं हो पाती। ऐसे में तो वह वाकई उसके लिए सौभाग्य लेकर आए। वह आज रात उसे एक अतिरिक्त ड्रमस्टिक देगा। राहत की एक लंबी सांस लेने के बाद लिनफी वॉलमार्ट मॉल की ओर चल पड़ी। उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब लाशों के पेड़ का सफाया हो गया तो आसपास के ज़ॉम्बी ज्वार की तरह पीछे हट गए। शायद एक मृत राजा के क्षेत्र में भी अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। मॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर लिनफी ने भारी स्टील के दरवाजे को देखा, फिर सीधे उसके निचले किनारे को पकड़ा और दोनों हाथों से बल लगाया। चरमराहट। उन्होंने 10 टन से अधिक वजन की वस्तु को सीधे उठा लिया। उसके अंदर आते ही हुआंग रुई ने झुककर लिनफी की ओर कुछ चिंता से देखा और पूछा, लिनफी, क्या तुम ठीक हो? लिनफी ने उसके आकर्षक नितंबों को जोर से दबाया, फिर अपनी बांह उसकी कमर के चारों ओर लपेटकर कहा, मेरा क्या बिगड़ सकता है? आज मेरा मूड अच्छा है, वापस आने पर मैं तुम्हें आज रात इनाम दूंगा। हुआंग रुई को गलतफहमी हो गई, उसके गाल हल्के से लाल हो गए, खासकर इसलिए क्योंकि लिनफी ने उसकी बेटी के सामने ऐसी बात कही थी जिससे वह थोड़ी शर्मा गई थी। रुवान कियू एक तरफ से लिनफी को देख रही थी, उसकी खूबसूरत आंखों में दुविधा का भाव था। लिनफी की दिखाई गई ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वह उनकी पहुंच से बिल्कुल परे थी। उसकी कही हुई बातों को याद करके वह अचानक थोड़ी निराश महसूस करने लगी। वह शायद उसके चंगुल से बच नहीं पाएगी, है ना? लेकिन फिर उसे थोड़ा सौभाग्यशाली भी महसूस हुआ। शायद यही सबसे अच्छा था, कम से कम वह बाहर भूखी नहीं मरेगी और उसे दूसरों के लालच के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी ओर हुआंग झेनझेन ने लिनफी की बाहों में सिमटी अपनी मां को एक जटिल भाव से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लिनफी ने उसकी ओर एक नज़र डाली और उदासीनता से कहा, मैंने तुम्हारी मां और रुवान कियू को पहले ही बता दिया था, तुम रहो या जाओ, ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर है। बेशक मैं कोई चैरिटी संस्था नहीं चला रहा हूं, जब तक आप उचित चिप्स उपलब्ध करा सकते हैं तब तक सभी खुश रहेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो आज्ञाकारी होकर मेरे पास रहो और मेरी बात सुनो, अन्यथा मैं तुम्हें बता दूंगा कि दिए जाने और छीन लिए जाने का क्या मतलब होता है। हुआंग झेनझेन ने अपने होंठ काट लिए। आखिरकार वह भी अभी बालिग हुई एक युवती ही थी और इससे पहले वह वीरता में डूबी हुई थी, इसलिए उसके मन में कोई गुप्त इरादे नहीं थे। ये देखकर कि उसने कोई आपत्ति नहीं जताई, लिनफी मुस्कुराई और हुआंग रुई के नितंबों पर थपथपाते हुए बोली, ठीक है, उससे ठीक से बात करो, मुझे वास्तव में उससे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वह काफ़ी निर्दयी है। हुआंग रुई ने कुछ हैरानी से लिनफी की ओर देखा, उसका मतलब क्या था?
दूसरी ओर रुवान कियू को थोड़ा सा अंदाजा था, शायद लिनफी का इरादा हुआंग जेनजेन को अपने हाथों की तलवार बनाने के लिए प्रशिक्षित करना था। तीनों महिलाओं के अपने अपने विचार थे, लेकिन लिनफी सीधे मॉल के केंद्र में गई और दूसरी मंजिल की ओर देखने के लिए मुड़ी। क्या आपने कोने से पर्याप्त सुन लिया है? यदि हाँ, तो नीचे आकर बात करें, मेरे ऊपर जाकर आपको आमंत्रित करने का इंतजार न करें। खून से लथपथ मॉल में एक ठंडी सी आवाज़ गूंजी। हुआंग रुई और बाकी दो लोग उसकी तरफ देखने लगे, ये सोचकर कि वह अचानक हवा से क्यों बात कर रहा है। लेकिन जल्द ही उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। टैप टैप टैप। उनके सिर के ऊपर हल्के कदमों की आहट सुनाई दी और वहां दो जोड़ी कदम थे। उन्हें हल्का सा झटका लगा, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि अभी अभी दूसरी मंजिल पर लोग मौजूद थे। एक पल में हुआंग रुई और रुवान कियू को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उनके पास विरोध करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है? सौभाग्य से लिनफी ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, वरना वे निश्चित रूप से सजा से नहीं बच पाते। उन्होंने रुकी हुई एस्केलेटर की ओर देखा, जहां धुंधली लाल धूप में दो आकृतियों की परछाई बन रही थी। दुबली पतली, आकर्षक, मनमोहक, यह उनकी पहली छाप थी। हालांकि उनमें से एक ने मास्क पहन रखा था, लेकिन उनकी शारीरिक बनावट को देखकर यह स्पष्ट था कि दोनों ही बेहद खूबसूरत थीं। लिनफी ने उनकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक तीव्र चमक थी। ये निश्चित हो गया था, ये दोनों निश्चित रूप से बहनें थीं। आगे चल रही महिला शांत और शालीन थी, उसने उसे पहले भी दूर से देखा था, वह बड़ी बहन होनी चाहिए। उसके बगल में चल रही भोली भाली लड़की की बड़ी बड़ी आंखें चमकीली और जीवंत थीं। एक परिपक्व और स्थिर, दूसरा बेहद प्यारा, वाह एकदम सही जोड़ी। दोनों के पहली मंजिल पर पहुंचने के बाद उस चंचल लड़की ने सबसे पहले लिनफी से बात की। हेलो बड़े भाई, आप अभी बहुत ही शानदार और आकर्षक लग रहे थे। उसकी सुरीली आवाज़ किसी ओरियोल पक्षी की आवाज़ की तरह लिनफी के कानों को सुखद लगी, जिससे उसे कुछ क्षणों के लिए इसका आनंद लेने का अवसर मिला। उसके सामने खड़ी महिला ने पीछे मुड़कर उसे कोहनी मारी, यह इशारा करते हुए कि वह लापरवाही से न बोले। फिर उसने लिनफी की ओर देखा और धीरे धीरे अपना मुखौटा और टोपी उतार दी। उसके रेशमी काले बाल लहरा रहे थे और उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, दो चेहरे जिनमें 90% समानता थी, एक दूसरे के पूरक थे। नमस्कार, मेरा नाम शेन शियिंग है और यह मेरी छोटी बहन शेन लिंगिन है। आप बहुत शक्तिशाली हैं, मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूँ। शियिंग, लिंगिन। बगल से थोड़ी हैरानी भरी आवाज़ आई। हुआंग रुई अविश्वास भरी नज़रों से देखते हुए पास आए। जब उसने लिनफी के सामने खड़ी दोनों लड़कियों को देखा तो उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। सचमुच तुम ही हो, शियिंग, लिंगिन, हुआंग रुई ने उत्साह से कहा। शियिंग और लिंगिन ने स्वाभाविक रूप से उसे देखा और वे दोनों समान रूप से आश्चर्यचकित थीं। लिंगिन ने तीखी आवाज में कहा, आंटी। फिर उसने खुद को हुआंग रुई के आलिंगन में झोंक दिया। शियिंग ने भी हुआंग रुई को बड़े आश्चर्य से देखा। चाची, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। हुआंग रुई के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने अपनी बाहों में बैठी लिंगिन को थपथपाया और फिर शियिंग की ओर देखकर बोली, चाची को उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों नन्हे शैतान वांगचुआन शहर में मिलोगे। तुम्हें शांगजिंग में रहना चाहिए था, है ना? यहाँ भाग दौड़ क्यों कर रहे हो? लिंगिन ने ऊपर देखते हुए शरारती अंदाज में कहा। बहन ने बताया कि उनकी भविष्यवाणी के अनुसार यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारा भाग्य बदल सकता है, इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ आकर आसपास देखें। क्या पता हम उनसे टकरा जाएं। लेकिन किसे पता था कि ये भयानक प्रलय आ जाएगी। इसकी वजह से मुझे 2 दिन से नहाना नहीं पड़ा है और मैं पूरी तरह से बदबू मार रहा हूँ। हुआंग रुई स्तब्ध रह गई। क्या वे अपना भाग्य बदलना चाहते थे? क्या उनका यही इरादा था? तुम दोनों खूब खिलवाड़ कर रहे हो। सिर्फ अपनी मर्जी से शादी के मामलों को कैसे बदल सकते हो? लिंगिन ने जीभ बाहर निकालते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वांग परिवार के वे लोग लालची हैं और चाहते हैं कि मैं और बहन दोनों उस रंगीन मिजाज लड़के से शादी कर लें। ये सुनकर हुआंग रुई ने भी आह भरी। शांगजिंग के परिवारों में एक ही व्यक्ति से 2 लोगों की शादी कराने के ऐसे अनुरोध असामान्य नहीं थे। आखिरकार महिला पक्ष पुरुष पक्ष की शक्ति का लाभ उठाना चाहता था, इसलिए उन्हें इस कड़वी गोली को निगलने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन शियिंग और लिंगिन स्पष्ट रूप से निष्क्रिय रूप से चीज़ों को स्वीकार करने वाले लोग नहीं थे, अन्यथा वे भविष्यवाणियों में विश्वास नहीं करते और वांगचुआन शहर तक की पूरी यात्रा नहीं करते। तो क्या आपको वह मिल गया? लिंगिन मुस्कुराए और सिर हिलाया। हुआंग रुई भी मुस्कुराई, फिर मुड़कर पास ही खड़ी हुआंग जेनजेन को हाथ हिलाकर बोली, जेनजेन जल्दी इधर आओ, मैं तुम्हारा परिचय कराती हूँ। ये दोनों तुम्हारी चचेरी बहनें हैं, शियिंग और लिंगिन। यह मेरी बेटी जेनजेन है। लगता है आप दोनों पहले कभी नहीं मिले हैं। शियिंग आगे बढ़ी और हुआंग जेनजेन का अभिवादन किया और लिंगिन ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें पुकारा। हुआंग जेनजेन ने उनका विरोध नहीं किया और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। लिनफी ने हैरानी से अपनी भौहें उठाईं।
क्या ये कुछ ज़्यादा ही संयोग था? उसे हर जगह हुआंग रुई से जुड़े लोग कैसे मिल रहे थे? क्या आप रिश्तों को आकर्षित करने वाले एक स्वाभाविक चुंबक हैं? अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। अब तक उसे मिलाकर वह सिस्टम की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली 5 सुंदरियों को हासिल कर चुका था। अतिशयोक्तिपूर्ण, सरासर अतिशयोक्तिपूर्ण। शी यंग ने हुआंग रुई से कुछ क्षण बातचीत करने के बाद अपने मुख्य काम को नहीं भूला और स्टूल पर बैठी लिनफी के सामने चलने के लिए मुड़ गई। शायद हुआंग रुई की वजह से ही उसके शब्द पहले की तरह ठंडे नहीं थे। महोदय, मेरे प्रस्ताव के बारे में आपकी क्या राय है? लिनफी ने उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सकी। अगर आप जिस लेन देन की बात कर रहे हैं वह आपूर्ति से संबंधित है तो मुझे खेद है, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। शी यंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरा ये लेन देन आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होना चाहिए। ओह, तो मुझे बताओ। लिनफी की जिज्ञासा बढ़ गई। शी यंग ने मानो अपना मन बना लिया था और धीरे से बोली, जैसा कि लिंगयिन ने कहा, मैं भविष्यवाणियों में निपुण हूँ और प्रलय आने के बाद तो मैं और भी अधिक कुशल हो गई हूँ। मैं अपनी भविष्यवाणी शक्ति का उपयोग आपकी सहायता के बदले करना चाहता हूँ। आपने अभी अभी सुना होगा कि वांगचुआन आने का हमारा उद्देश्य उस व्यक्ति को खोजना था जो हमारी किस्मत बदल सके। मेरी भविष्यवाणी में क्रूस, सूखा पेड़ और बिजली सब एकत्रित हुए हैं। सभी संकेत आपकी ओर इशारा करते हैं। इसलिए निस्संदेह आप ही वह व्यक्ति हैं जो हमारी नियति को बदलने में हमारी मदद कर सकते हैं। लिनफी का चेहरा अजीब सा था। भविष्यवाणी? क्या अब भी कोई इस पर विश्वास करता है? उन्होंने थोड़ी हंसी के साथ कहा, मैं इन आध्यात्मिक बातों में विश्वास नहीं करता। बेशक, अगर आप मेरी मदद के बदले कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। पहले मुझे अपनी तथाकथित भविष्यवाणी का महत्व दिखाए। मैं परिणाम देखे बिना अपने पत्ते नहीं खोलता। शी यंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अपना हाथ मेरे हाथ पर रखो, मैं तुम्हारे लिए एक बार भविष्यवाणी करूंगी। लिनफी ने आधे विश्वास और आधे संदेह के साथ अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। शी यंग की हथेली थोड़ी ठंडी थी और बहुत आरामदायक महसूस हुई। शी यंग ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो ध्यान में बैठी हो। कभी कभी भौहें सिकुड़ती थी, जिससे वह सचमुच एक ज्योतिषी जैसी लग रही थी। कुछ ही देर बाद लिनफी ने देखा कि उसका चेहरा तेजी से पीला पड़ रहा है और उसने तुरंत उसे जगा दिया। अरे, क्या तुम ठीक हो? क्या ये सिर्फ भविष्यवाणी है? तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो जैसे मरने वाले हो? शी यंग का चेहरा भावहीन था और उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से लाल नसें दिखाई दे रही थीं। उसने कुछ भय के साथ लिनफी को देखा और बड़ी मुश्किल से निगल पाए। उसके चेहरे के भाव देखकर लिनफी ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, तुमने क्या भविष्यवाणी की थी? क्या यह इतनी डरावनी है? शी यंग ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, विनाश, कारावास, नरसंहार, खेल। आपका भविष्य हमेशा इन्हीं कारकों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। मैं अभी केवल इतना ही बता सकता हूँ। उन बुजुर्गों की तरह आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाता। लिनफी कुछ अवाक रह गई। इतना सब करने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं दिखा, है ना? तो फिर तुम्हारी भविष्यवाणी मेरे लिए बेकार है ना? शी यंग कुछ हद तक निराश थी। उसकी गर्वित भविष्यवाणी एक युवक के मामले में विफल हो गई थी, जो कि बहुत अजीब बात थी। इससे ये संकेत मिलता है कि लिनफी के पास निश्चित रूप से कोई ऐसा रहस्य था जिसे समझना असंभव था। इससे शी यंग के मन में उसके बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। वह निश्चित रूप से उसकी भविष्यवाणी में वर्णित नियति का व्यक्ति था, लेकिन वह उसे अपनी मदद करने के लिए कैसे मना सकती थी? क्या कोई और उपयोगी शर्तें हैं? अगर नहीं, तो मैं जा रहा हूँ। लिनफी खड़ा हुआ और अंगड़ाई ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह जाने ही वाला हो। ये देखकर हुआंग रुई ने चुपचाप लिंगयिन से कहा, लिंगयिन, जल्दी सोचो, क्या तुम दोनों लिनफी की मदद करने के लिए कुछ कर सकते हो? लिंगयिन ने मूर्खतापूर्ण ढंग से आह की आवाज़ निकाली और उसका छोटा सा सिर चकरा गया। वह क्या क्या कर सकती थी? पियानो, बैले, जैज, भारोत्तोलन, गुजेंग, एरू, शियाओ, चाय समारोह। लेकिन इनका क्या उपयोग था? ये उसके पेशे जितने उपयोगी नहीं थे। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। बिल्कुल सही, क्या उसका पेशा नज नहीं था? ये कुछ तो उपयोगी होना चाहिए, है ना? इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि उसके पास वह अलौकिक शक्ति थी जिससे वह दूसरों के घावों को तेजी से भर सकती थी। जी हाँ, मैं दूसरों को चोटों से जल्दी उबरने में मदद कर सकता हूँ। लिंगयिन के अचानक हुए इस आक्रोश ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। लिनफी ने कुछ हैरानी से उसकी तरफ देखा। दूसरों को चोटों से जल्दी उबरने में मदद करना, ये तो किसी खास क्षमता की बात लगती है। हे भगवान, यह मासूम सी बच्ची तो वैद्य थी। शी यंग को भी कुछ याद आया। उसने झट से कहा, हाँ, मैं भी। भविष्यवाणी के अलावा मैं धातु को भी नियंत्रित कर सकती हूँ। इतना कहकर उसने सीधे जमीन पर कीलों से जड़े धातु के बेंच की ओर हाथ हिलाया। पल भर में बेंच जमीन से अलग होकर हवा में उड़ गई। इससे लिनफी और भी ज्यादा हैरान हो गया। अरे वाह, दोहरी शक्तियाँ! ये तो जरूर कोई चुना हुआ व्यक्ति होगा। क्या आप विश्वास कर सकते हैं?
दोनों बहनें विशेष क्षमताओं का उपयोग करती हैं, और उनमें से एक के पास तो दोहरी क्षमताएं भी हैं, जो वास्तव में लाखों में एक है। छोटी बहन थोड़ी भोली भाली दिखती है, इसलिए उसे बेवकूफ़ बनाना आसान होना चाहिए, नहीं, वह बहुत समझदार होनी चाहिए। बड़ी बहन की अपनी राय है, लेकिन उसे मेरे सूक्ष्म प्रभाव में जीवन का सच्चा अर्थ भी खोजना चाहिए। बहुत बढ़िया, मुझे बस आप जैसे महत्वाकांक्षी लोगों की ज़रूरत है जो स्वेच्छा से आगे आएं। इस बात को एक तरफ रखते हुए कि क्या मैं आपको भाग्य को चुनौती देने में मदद कर सकता हूँ, केवल ये तथ्य कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, यह मेरा परम कर्तव्य बन जाता है। लिनफी ने शेन शियिंग का हाथ थाम लिया। उनके बगल में बैठी हुआंग रुई समेत तीनों महिलाएं स्तब्ध रह गईं। लिन बाओक्सुन ने अपना चेहरा क्यों बदल लिया? उसका स्वभाव बदलना असंभव था, इसलिए वह जरूर कोई साजिश रच रहा होगा। हुआंग रुई ने अपनी दोनों भतीजियों को देखा और अपने दिल में जवाब ढूंढ लिया। उसे थोड़ी बेबसी महसूस हुई। प्रतिभाओं से भरपूर होना और खूबसूरत होना, क्या ये लिनफी के जीवनसाथी के लिए निर्धारित मानदंडों से पूरी तरह मेल नहीं खाता था? अफसोस, वह ज़्यादा कुछ कह नहीं सकी। आखिरकार वे खुद उसके दरवाजे पर आ गए थे। हालांकि लिनफी ने अभी तक उन्हें नीचे नहीं उतारा था, लेकिन उसे विश्वास था कि यह बस कुछ ही समय की बात है। ऐसा लग रहा था कि उसकी सहेलियों के समूह में 2 और सदस्य जुड़ने वाले हैं, और यह बात उसे लगातार शर्मनाक लगती जा रही थी। शेन शियिंग को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि लिनफी इतनी आसानी से मान गया। क्या उसने अभी अभी खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश नहीं किया था जो बिना लाभ देखे कोई काम नहीं करेगा? क्या वह सचमुच उसकी मदद करने की योजना बना रहा था? लेकिन उसकी चाची और बाकी लोग उसे पसंद करते थे, तो वह बुरा इंसान नहीं होना चाहिए, है ना? वरना वे इतने अच्छे से कैसे घुल मिल पाते? हुआंग रुई को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह उनके फैसले का पैमाना बन गई है, वरना वह हंसी और आंसुओं के बीच उलझी होती। शेन लिंगिन लिनफी के करीब झुककर सुंदर स्वर में बोली, बड़े भाई लिनफी, आपने कह दिया है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। लिनफी ने उसके कोमल, बेदाग चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। आप निश्चिंत रहें, मेरी बातें जैसे पानी की तरह बह जाती हैं, मैं उनसे कभी पीछे नहीं हटूंगी। पिंकी प्रॉमिस। शेन लिंगिन ने अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाई। लिनफी मुस्कुराया, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ बढ़ाकर उससे बचकाना वादा किया। लिनफी के सहमत होने पर शेन शियिंग ने राहत की सांस ली। उसके सामने खड़ा यह आदमी न केवल सुंदर था, बल्कि उसकी ताकत भी कहीं अधिक भयावह थी। वह उस अजीब पेड़ को भी मार सकता था, तो शायद कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, है ना? ऐसे व्यक्ति के साथ, जब वह बाद में उसके साथ शांगजिंग लौटेगी, तो उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वांग परिवार को पता होगा कि उसके और उसकी बहन के खिलाफ फिर से साजिश नहीं रचनी है। उससे पहले उसे उसके साथ अच्छे संबंध बनाने ही होंगे। तो गुलाबी शिकारी पक्षी के मामले में जब वे रवाना हुए थे तब 1 नर और 2 मादा थे, लेकिन वापसी की यात्रा में वे 1 नर और 5 मादा में बदल गए। कितनी शानदार फसल हुई! परिपक्व, कच्चे, उदासीन, बुद्धिमान, जिद्दी, इतने सारे अच्छे फल देखकर वह निश्चित रूप से उन सभी को ले जाएगा। अन्यथा वह स्वर्ग द्वारा आयोजित मुलाकातों के योग्य नहीं होगा। शिकारी पक्षी पूरे रास्ते दहाड़ता रहा। धातु नियंत्रण क्षमता की उपयोगकर्ता शेन शियिंग द्वारा किए गए संवर्धन के कारण ये और भी मजबूत और सुचारू हो गया, जिससे यह अपने रास्ते में आने वाले वाहनों को आसानी से हटा देता था। इससे लिनफी को वास्तव में विविध क्षमताओं के लाभों का एहसास हुआ। चिंता मत करो, भविष्य में ये सब मेरे ही होंगे। रास्ते भर शेन लिंगिन चीखती रही। ऐसा लग रहा था मानो उसे प्रलय के आने का डर नहीं था, बल्कि वह इस गति और जोश का आनंद ले रही थी। उसके शब्दों में, वह काफी समय तक एक अच्छी लड़की बनी रही थी, और अब जब वह आखिरकार बंधनों से मुक्त हो गई थी, तो स्वाभाविक रूप से वह साहसी और बेरोक-टोक बनना चाहती थी। जैसे जैसे आसमान में लालिमा लिए सूर्यास्त की रोशनी धीरे धीरे तांगू की ओर बढ़ने लगी, गुलाबी रंग का शिकारी पक्षी भी अपनी दिन भर की यात्रा समाप्त करके अपने घोंसले में लौट आया। उनमें से कुछ लोग कार से बाहर निकले और विला में प्रवेश करते ही तरह तरह की चहचहाहट की आवाजें गूंज उठीं। शेन लिंगिन एक जिज्ञासु बच्चे की तरह थी, जो हर जगह छूकर और देखकर व्यवहार कर रही थी। वाह, यहाँ तो बिजली भी है, और गर्म पानी। हे भगवान! बड़े भाई लिनफी, क्या मैं बाद में नहा सकती हूँ? मैंने बहुत दिनों से स्नान नहीं किया है। बड़बड़ाहट। ओह, माफ़ कीजिए बड़े भाई लिनफी, मेरी बहन और मैंने आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। ही। घर में इस जीवंत व्यक्तित्व की मौजूदगी से रोमांच और भी बढ़ गया। लिनफी उसके प्रति बेहद उदार थी और उसे हर चीज़ के लिए खुली छूट देती थी। रसोई में हुआंग रुई और रुवान कियू लिनफी के निर्देशों के अनुसार एक शानदार रात्रिभोज तैयार करने में व्यस्त थीं। हुआंग झेनझेन और बहनों को ऊपर और नीचे के 2 स्नानघरों में नहाने की व्यवस्था की गई थी। लिनफी अकेले विला की तीसरी मंजिल की छत पर गए। वे एक बेंत की कुर्सी पर बैठ गए और कुछ भावुक महसूस करने लगे। ये घर अचानक लगभग भर गया था, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह अफसोस की बात थी कि युक्सी यहाँ नहीं थी। अगर वह उसकी वर्तमान उपलब्धियों को देखती तो शायद वह चौंक जाती।
आखिरकार यही वह करियर था जिसका उसने सपना देखा था। उसने काफी समय बाद पहली बार सिगरेट जलाए और अंधेरी रात के आकाश में तारों को देखने लगा। मानव आबादी में काफी कमी आने के बाद आकाश बहुत साफ हो गया और शहरों में लंबे समय से दिखाई न देने वाला तारों भरा आकाश भी दिखने लगा। कुछ लोगों का कहना था कि यह प्रलय ब्लू स्टार का एक स्वनियमन मात्र था, जिसके द्वारा उसके शरीर पर मौजूद कुछ परजीवियों को साफ किया जा रहा था। लिनफी मुस्कुराया, वह इतना उदास कब से हो गया था। जब वह आराम कर रहा था तभी पास की एक इमारत में स्थित एक घर से अचानक टॉर्च की रोशनी चमकी। 3 छोटे, 3 लंबे, फिर से 3 छोटे, यह एक संकट का संकेत था। ऐसा प्रतीत हुआ कि समुदाय में बचे हुए लोग अब और संयम नहीं रख सकते थे। वह उन्हें दोष नहीं दे सकता था, आखिरकार उसका विला बहुत सुरक्षित था और कोई भी जीवित व्यक्ति उसमें रहना चाहेगा। लेकिन वह जगह बेघरों के लिए आश्रय स्थल नहीं थी, तो वह उन्हें क्यों बचाएगा। जब तक आप सिस्टम द्वारा प्रमाणित उच्च स्कोर वाली खूबसूरत खिलाड़ी नहीं थी, तब तक प्रवेश का कोई रास्ता नहीं था। शायद वे उसे निर्मम समझते हों, लेकिन लिनफी ने संकेत दिया कि वे जो चाहें सोच सकते हैं, आखिरकार वे केवल सोच ही सकते हैं। रात का खाना तैयार है। हुआन रुई की आवाज़ बैठक कक्ष में गूंज उठी और सभी महिलाएं भोजन की मेज के चारों ओर इकट्ठा हो गईं। अपने सामने रखे बेहद लजीज भोजन को देखकर हुआंग जेनजेन और उसकी बहनें खुद को मुश्किल से निगलने के लिए मजबूर हो गईं। उन्होंने पिछले 2 दिनों में कुछ भी अच्छा नहीं खाया था, स्वादिष्ट व्यंजनों की तो बात ही छोड़ दें। अगर हुआन रुई ने उन्हें रोका न होता तो वे अब तक अपने हाथों से खोदना शुरू कर चुके होते। धप धप धप। लिनफी ऊपर से नीचे आए और खाने की मेज के चारों ओर एकत्रित विभिन्न प्रकार की सुंदर महिलाओं को देखकर उसे काफी अच्छा लगा। वह मेज के सिर पर गया और बैठ गया, अच्छे मूड में चारों ओर देखने लगा। चलो खाते हैं। ... अगले दिन दोपहर के करीब आकाश में सूर्य की रोशनी और भी अधिक तीव्र रूप से रक्त लाल थी, जिससे जीवित प्राणियों को अत्यधिक घुटन महसूस हो रही थी। लिनफी बिस्तर से उठा, अपने ऊपर टिकी हुई लोहे की टांग को हटाया और सीधे खिड़की की ओर चल पड़ा। सूरज की खून जैसी लाल रोशनी दरारों से रिसकर अंदर आ रही थी, जिससे उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने खिड़की खोली और बाहर देखा, बस्ती में घूम रहे सभी ज़ॉम्बी स्थिर खड़े थे, मानो जम गए हों। क्या हो रहा है? क्या वे मर गए हैं? लिनफी हैरान था। उसने खून से लथपथ चिकन का एक टुकड़ा फेंकने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी फिर भी नहीं हिले, मानो वे सचमुच मर चुके हों। क्या प्रलय का अंत बस इसी तरह हो सकता है? यह एक बेतुका विचार था, जिस पर लिनफी को खुद भी विश्वास नहीं था। उसने सिर हिलाया और इंतजार करके देखने का इरादा जताया। जैसे ही वह तैयार होने वाला था, उसके दिल में एक अकारण कंपन उत्पन्न हो गई। उसके दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज भी गूंज रही थी। ब्लड मून का रहस्य खुल गया, ज़ोंबी उत्परिवर्तन जीन सक्रिय हो गया। नरसंहार आरंभ। लिनफी का चेहरा गंभीर था, उनका अपना निर्णय गलत हो सकता है, लेकिन व्यवस्था गलत नहीं होगी। सिस्टम, इसका क्या मतलब है? विनाश के विकास का दूसरा दौर शुरू हो गया है। ज़ोंबी विकास जीन खुल गया है, जिससे अधिक शक्तिशाली आक्रमण और संक्रामक क्षमता वाले विकृत प्राणियों में बड़े पैमाने पर विकास संभव हो रहा है। सिस्टम की व्याख्या सुनने के बाद लिनफी को अचानक घबराहट महसूस हुई। दरअसल विकास का दूसरा दौर भी हुआ था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि बाद में तीसरा, चौथा और 5वां दौर भी होगा? वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि तब तक ज़ॉम्बी कितने भयानक रूप ले लेंगे। क्या ये नरसंहार की शुरुआत थी? ऐसा लग रहा था कि बचे हुए मनुष्यों को एक और विनाशकारी झटका सहना पड़ेगा। डोंग। धातु के टकराने की तेज आवाज सुनाई दी, जिससे विला के अंदर मौजूद लोग चौंक गए। लिनफी गेट से बाहर निकली और बाड़ के बाहर खड़े व्यक्ति को गुस्से से उबलता हुआ देखा। मेरे द्वार पर पत्थर फेंकने का कोई उचित कारण बताओ, वरना इसके परिणाम स्वयं भुगतने होंगे। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके सिर पर एक जगह गंजापन था और तोंद निकली हुई थी, इस समय लिनफी को घूरते हुए कह रहा था, कमीने, इतने बड़े विला में अकेले छिपे हुए क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता? पूरे समुदाय में इतने सारे लोग संकट में हैं, आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो। संयोगवश जब लोगों ने देखा कि ज़ॉम्बी हिलना बंद कर चुके हैं, तो कुछ साहसी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। इस समय बिना किसी अपवाद के वे सभी लिनफी के विला की ओर बढ़ रहे थे। गंजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के नेतृत्व में अन्य लोग भी निंदा के स्वर में शामिल हो गए, मानो लिनफी अपने घर में नहीं बल्कि किसी सार्वजनिक स्थान पर रह रहा हो। इस हलचल ने स्वाभाविक रूप से घर के अंदर मौजूद महिलाओं को बाहर खींच लाया। जब इन खूबसूरत महिलाओं को, जिनमें से प्रत्येक की सुंदरता अलग अलग लेकिन असाधारण थी, ज्यादातर पुरुष बचे हुए लोगों के सामने लाया गया, तो उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इस सदमे के बाद उनमें गहरी लालसा जागृत हुई और लिनफी को देखकर उनकी इच्छा हुई कि काश वे उसे मारकर उसकी जगह ले लेते। हे भगवान, ये लड़का इतनी सारी खूबसूरती को कैसे छुपा सकता था, और वो भी 5 को? क्या उसके पास कोई प्राचीन दिव्य गुर्दा था? बच्चे, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं इस समुदाय का संपत्ति प्रबंधक हूँ।
तुम्हारे घर पर अवैध निर्माण का संदेह है और इसे गिराना होगा। लेकिन अगर आप दरवाज़ा खोलकर हम सबको अंदर आने दें तो शायद मैं आपके लिए अच्छे नागरिक पुरस्कार के लिए आवेदन भी कर सकूं। सफ़ेद शर्ट पहने एक प्रॉपर्टी स्टाफ सदस्य ने गंभीर स्वर में और काफ़ी दबंग तरीके से बात की। युवक, कृपया इस बुढ़िया को अंदर आने दो। मेरे सभी बेटे बेटियां उन राक्षसों में तब्दील हो गए हैं। मैं असहाय और बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हूं। उसके बगल में बैठी एक चिड़चिड़ी बुढ़िया ने कमजोरी का नाटक करते हुए कहा। लिनफी ने मन ही मन में ताना मारा, धिक्कार है, हर दिन स्क्वायर डांस के दौरान सबसे ऊंची छलांग तुम ही लगाते हो और अब मेरे सामने कमजोरी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद अन्य लोगों के पास भी कई अजीबोगरीब कारण थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के उन सभी ने लिनफी से दरवाजा खोलने और उन्हें अंदर शरण देने की मांग की, अन्यथा अधिकारियों के आने पर वे उसकी शिकायत कर देंगे। महिलाओं ने इन लोगों के चेहरों को देखा और वे भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाईं। क्या वे सिर्फ कोरी कल्पना कर रहे थे? अगर वे उन्हें अंदर आने देते तो खुद चुकाई गई कीमत का क्या मतलब रह जाता? वे मुफ्त का फ़ायदा उठाना चाहते थे, है ना? ये तो बिल्कुल असंभव था। लिनफी ने बाड़ के बाहर खड़े लोगों को देखा और अचानक मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, आप सभी के पास जीने के पर्याप्त कारण हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, बाहर मौजूद सभी जवान और बलवान, बूढ़े पुरुष और बूढ़ी महिलाएं हंसने लगीं। बिल्कुल सही, एक युवक को ऐसा ही होना चाहिए। बूढ़ों का आदर करना और छोटों से प्रेम करना अच्छा है। जब प्रलय समाप्त हो जाएगी तो मैं अपनी जेब से पैसे देकर तुम्हारे लिए एक प्रशंसा ध्वज बनवाऊंगा। क्या आपके घर में अभी भी खाना बचा है? क्या आप इसे खत्म नहीं कर सकते? तो फिर बहुत बढ़िया, हम मुफ्त में नहीं खाएंगे, हम आपको बाद में दोगुना भुगतान जरूर करेंगे। जी हाँ नौजवान, मैं तुम्हें एक साथी से भी मिलवा सकता हूँ। एक लंबी लड़की जिसकी लंबाई 1.6 मीटर और वजन 160 पाउंड है, बेहद भाग्यशाली और बिल्कुल सही उम्र की, शेरनी जैसी, और वह स्मार्टफोन भी चला सकती है। कमाल है। अच्छा, तो जल्दी करो और दरवाज़ा खोलो और हमें अंदर आने दो। वैसे घर पर मेरे एक बुजुर्ग साथी हैं जिनके पैर फुर्तीले नहीं हैं, क्या आप उन्हें मेरे लिए उठा सकते हैं? मेरे घर में एक टेडी बियर भी है, मैं बाहर जाते समय उसे लाना भूल गई थी। कृपया करके मेरी मदद कीजिए और उसे भी मेरे लिए ले आइए। लोगों का एक समूह लगातार बातें कर रहा था, जिससे लिनफी के पीछे खड़ी कुछ महिलाओं का विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह से ताज़ा हो गया। उन्हें लोगों से इतनी बेशर्मी की उम्मीद नहीं थी, खासकर हुआंग जेनजेन और शेनलिंगिन से, जो दो लड़कियां थीं और जिन्होंने दुनिया का ज़्यादा अनुभव नहीं किया था। हुआंग जेनजेन का पहले का खूबसूरत सपना झांग शियाओशुंग ने बेरहमी से चकनाचूर कर दिया था, और अब इन पड़ोसियों के चेहरों को देखकर उसे एहसास हुआ कि प्रलय के समय दूसरे आपकी दयालुता की कद्र नहीं करेंगे, वे केवल अंतहीन रूप से मांगेंगे। हर कोई स्वार्थी है, हर कोई अपने लिए है। दूसरी ओर शेनलिंगिन बचपन से ही सुख सुविधाओं के दायरे में पली बड़ी थी, उसे कभी खाने पीने या कपड़ों की कमी नहीं हुई और हर कोई जिससे वह मिलती थी उसके साथ दयालुता से पेश आता था। वह कुलीन परिवार से थी, तो भला कौन उससे बुरा बोलने की हिम्मत करता? लेकिन ये सब प्रलय से पहले की व्यवस्था के कारण था। अब जब कानून ध्वस्त हो चुका था तो बेलगाम इंसान जानवरों से कमतर नहीं थे, जिससे उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। शेन शिंग ने उसका छोटा हाथ दबाते हुए उसे दिलासा दिया। लिंगिन, क्या अब तुम्हें वो बातें समझ आ गई हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी? प्रलय के समय कोई भी बिना कारण के तुम्हारे प्रति दयालु नहीं होगा और बुराई बिना किसी संकोच के उजागर हो सकती है। सभी महिलाओं के चेहरे पर जटिल भाव थे, वे गहन चिंतन में डूबी हुई थीं। लिनफी ने लोहे की बाड़ के बाहर उत्सुक आंखों को मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन उसका दरवाजा खोलने का कोई इरादा नहीं था। अरे, दरवाजा खोलो, तुम वहां क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बाहर खतरा है? जल्दी करो और हमें अंदर आने दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है और मुझे अभी खाने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, मैंने 2 दिनों से अपने बाल नहीं धोए हैं, ये चिपचिपे लग रहे हैं। जल्दी करो, हम इतने सारे लोग एक साथ रह रहे हैं तो ये ज़्यादा सुरक्षित होगा और हमारे पास साथ भी होगा, है ना? लिनफी ने एक बेहद खुशी भरी मुस्कान दी। यह अच्छा सुझाव है, क्यों न मैं दरवाजे पर एक बोर्ड लगा दूं। उस पर लिखूं, निस्वार्थ योगदान, भेड़ियों को घर में आमंत्रित करना। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, बाहर खड़े लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए। बैंग बैंग बैंग। बैसाखी के सहारे खड़ी बूढ़ी औरत तेजी से आगे बढ़ी और गुस्से में बाड़ पर जोर जोर से हाथ मारने लगी। तुम्हारा क्या मतलब है? यहाँ बकवास मत करो, तुम चाहे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, मैं फिर भी तुम पर मानहानि का मुकदमा कर सकती हूँ। बच्चे, तुम्हारा मतलब क्या है? घर में भेड़ियों को आमंत्रित करने से तुम्हारा क्या मतलब है? पड़ोसियों, धिक्कार है, यह आदमी हमसे ज़रूर पंगा ले रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसका हमें अंदर आने देने का कोई इरादा है। इस डीजे को भाड़ में जाने दो, दरवाज़ा खोलो। अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं घर जाकर आरी लाकर तुम्हारा ये कबाड़ काट डालूंगा। हाँ, दादाजी सही कह रहे हैं, अगर तुम हमें अंदर नहीं आने दोगे तो हम तुम्हारी बाड़ तोड़ देंगे। फिर देखते हैं तुम्हें कितनी राहत मिलेगी।
घिरा हुआ कुत्ता दीवार फांद कर भाग जाएगा का क्या अर्थ था? हताश और क्रूर का क्या अर्थ था? निस्संदेह इन लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। लिनफी ने हाथ फैलाते हुए बेबसी से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूं तो क्या हुआ? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मुझ पर मुकदमा करो, आकर मुझे मारो। इस उत्तेजक भाव को देखकर बाहर खड़े लोगों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए और उनकी मुट्ठियां सफ़ेद पड़ गईं। जिस समय वे क्रोध से आग बबूला हो रहे थे, उसी समय आकाश में ऊंचाई पर स्थित लाल सूरज टिमटिमाने लगा। ब्लू स्टार पर लाल लहरों के घेरे छा गए और सभी जीवित प्राणियों ने एक अत्यंत दमनकारी वातावरण महसूस किया। लिनफी ने आकाश की ओर देखा, फिर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। अरे पड़ोसियों, मेला शुरू होने वाला है।